हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम कर रहे हैं द पंडित्स के लाइव मॉक 10 का एनालिसिस। अगर आपने द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे ये टेस्ट नहीं दिया है, ऐसे केस में आप वीडियो को पॉज करके अपना सोल्यूशन ट्राई करेंगे, फिर मेरा एनालिसिस देखेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है, द पंडित्स अपने प्लेटफॉर्म पे हर हफ्ते एक फ्री लाइव मॉक देता है, जिसका एनालिसिस इंग्लिश पार्ट का मैं अपने चैनल पे करता हूँ। आपको दोनों चीज़ों को चेकआउट करना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा आपकी प्रिपरेशन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे अगर आपने पहले ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एक सेंटेंस है, 4 पार्ट है। हमसे पूछा गया किस पार्ट में एरर है, कोई एरर नहीं है, तो आंसर होगा डी, नो एरर। देख लेते हैं पहले क्या लिखा है। लिखा है कि दे डिडंट कंप्लीट द असाइनमेंट येट। मैं फिर से क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं ताकि मुझे एनालिसिस करने में आसानी हो। लिखा है दे डिडंट कंप्लीट the assignment yet even though the deadline was yesterday। मतलब यह है कि उन्होंने अब तक असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया है, जबकि जो डेडलाइन थी वो जो बीता हुआ कल है वो कल की थी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक एक करके इस सेंटेंस को स्प्रेड करूंगा आपके लिए, ताकि आपको इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना आ जाए। दे सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, डिडंट कंप्लीट यहां का वर्ब है। अभी हम एरर पे नहीं जा रहे, मैं सिर्फ सेंटेंस को अलग अलग करके आपको दिखा रहा हूं। ये आपके हेल्पिंग वर्ब होगा, ये आपका मेन वर्ब होगा। क्या कंप्लीट करने की बात की गई थी? असाइनमेंट कंप्लीट करने की बात की गई थी। इसका मतलब ये वाला यहां का ऑब्जेक्ट है। ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि ये शो कर रहा है कि काम कब तक खत्म होने की बात हुई थी। एक कॉमा है, उसके बाद लिखा है इवन दो। इवन दो एक फ्रेज होता है जो कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, द डेडलाइन सेकंड नंबर क्लॉज का सब्जेक्ट है। दो क्लॉज हैं इसमें, एक है दे डिडंट कंप्लीट द असाइनमेंट येट, दूसरा क्लॉज है द डेडलाइन वाज यस्टरडे। तो द डेडलाइन क्या है? सब्जेक्ट है। वाज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। यस्टरडे क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल लो या एडवर्ब ऑफ टाइम बोल लो, जो आपको ठीक लगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नहीं होगा, एक्चुअली एडवर्ब ऑफ टाइम है जो समय बता रहा है। डेडलाइन कब था? यस्टरडे तक था। ठीक है, अब देख लो यहाँ क्या लिखा था कि दे डिडंट कंप्लीट द असाइनमेंट येट इवन दो द डेडलाइन वाज यस्टरडे। मैं दो तीन चीजें यहाँ बताऊंगा, फिर मैं आपके एरर वाले पॉइंट पे आऊंगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है दे डिडंट कंप्लीट। सो डिड के बाद नॉट लगा है और उसके बाद लिखा है कंप्लीट। क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? जी बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट। क्या होता है रूल? क्या है रूल? ये है कि अगर किसी सेंटेंस में आप डू लिखो, डज लिखो या डिड लिखो, तो हमेशा उसके बाद बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। ये रूल नंबर 1 है जो इस क्वेश्चन से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। डू, डज या डिड अगर किसी भी सेंटेंस में हो तो हमेशा उसके बाद बेस फॉर्म आता है। ये रूल नंबर 1 है जो मैं रिवाइज करा रहा हूं। ये इसमें एरर क्या है, मैं उस पर आया नहीं हूं। ठीक है, पहले जो चीजें बिल्कुल ऑब्वियस है मैं उनको अंडरलाइन करके आपको बता दे रहा हूं। तो क्या लिखा है? दे डिडंट कंप्लीट द असाइनमेंट येट। येट का मतलब होता है अब तक या अभी तक। ठीक है, इवन दो एक कंजंक्शन है जो कि दो कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को जोड़ने का काम करता है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? जैसे पहले मैंने कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बोला और आगे मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूं, तो इसको जोड़ने का काम ना ऐसे इवन दो हो गया, बट हो गया, ऑल दो हो गया, ऐसे टाइप के कंजंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क वेरी हार्ड बट आई फेल्ड। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की लेकिन मैं फेल हो गया। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग बात है। मैंने बहुत पहले मेहनत की, ये पॉजिटिव था, मैं फेल हो गया, ये नेगेटिव था। इनको जोड़ने का काम बट करता है। सेम काम इवन दो भी करता है। ठीक है, कि इवन दो आई वर्कड हार्ड आई फेल्ड इन द एग्जाम, कि जबकि मैंने बहुत मेहनत की मैं एग्जाम में फेल हो गया। कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? इवन दो करता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये दो तीन चीजें यहाँ पे आई थी तो मैं यहाँ पे आपको बताता चला गया। अब हम लोग आएंगे इस पे एरर पे। ठीक है, एरर कहां पर? लिखने की जगह कम है तो मैं क्लीन कर रहा हूं। मतलब बस आपसे रिवीजन करवाना था, आपका कुछ नोट्स लिखवाना नहीं था। चलो अब समझते हैं यहां पर एरर क्या है। क्या लिखा था? येट। येट का मतलब मैंने क्या बोला? अभी तक, है ना। देखो येट को ना इंग्लिश में दो तरीके से प्राइमरीली इस्तेमाल किया जाता है येट का। एक जहां पर ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो, दूसरा जहां पर ये कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो। जब येट का इस्तेमाल कंजंक्शन की तरह होता है तो ये भी कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि इवन दो करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल्ड माई बॉस येट ही डिडंट कम। मैंने अपने बॉस को कॉल किया लेकिन वो फिर भी नहीं आए। तो ये जो फिर भी वाला सेंस है ना, वहां पे येट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इसका इस्तेमाल कंजंक्शन जैसा हो तब ये कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जब इसका
इसका मीनिंग या इसका सेंस एडवर्ब वाला हो, जब आप ये कह रहे हो कि अब तक काम नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड है कि आगे होगा पर अब तक नहीं हुआ, ऐसी जगहों पे येट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा, आई हैवंट रीच्ड माई होम येट। ठीक है, तो जहां पे भी आप अभी तक, अब तक ये सेंस लगाना चाहते हो, वहां पे येट का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब किया जाता है। अब जब येट का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब करते हैं तो इसके साथ एक रूल आता है। मैं डायरेक्ट रूल बताऊंगा, फिर मैं लॉजिक भी बताऊंगा। डायरेक्ट रूल ये है कि जब भी आप किसी सेंटेंस में येट का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब करते हो तो हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिसका मतलब है सेंटेंस के हिसाब से या तो आप हैज लगाते हो या तो आप हैव लगाते हो और उसके बाद आप वहां पे V3 लगाते हो। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। जब भी किसी सेंटेंस में आप येट का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब करते हो, अभी तक वाले सेंस में करते हो, ऐसे केस में उसके साथ एक फिक्स स्ट्रक्चर आता है। वो स्ट्रक्चर है हैज या हैव प्लस V3। अब रट्टा मत मार लेना, सेंटेंस का कंटेक्स्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, कोई भी चीज रटना नहीं। तो ये कंटेक्स्ट है कि अगर ऐसा सेंस आपको लग रहा है कि अब तक नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था पर अब तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं आए, ऐसे वाले सेंस में हमेशा वहां पे हैज या हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करें। अब आज जरा सेंटेंस का कंटेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ था कि दे डिडंट कंप्लीट द असाइनमेंट। अच्छा, जहां तक मैं समझता हूं कि डिड का इस्तेमाल कर लेने के बाद चीजें पास्ट हो जाती है। इसका मतलब आप एक ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हो जो कि बीत चुकी। तो आप ये कह रहे हो, अगर मैं इस पार्ट से लेके इस यहां तक अगर मैं पढ़ूं तो इसमें लिखा था दे डिडंट कंप्लीट द असाइनमेंट, उन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, वो वक्त बीत गया। हो सकता है मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूं कि उन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, और फिर मैं कह रहा हूं येट। अच्छा, यहां तो हमने 1 साल पहले की बात की थी और फिर जैसे हमने येट पढ़ा साथ में तो मतलब हो गया अभी तक। तो ये चीज कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ये बता रहा है कि काम अभी अभी होना था, ये बता रहा है काम पहले हो गया। तो कहीं तो टेंस का झोल है। जो टेंस का झोल है वो मैंने आपको बता दिया। मैंने क्या कहा, अगर किसी सेंटेंस में आप येट का इस्तेमाल करते हो तो आमतौर पर वो हैज या हैव का स्ट्रक्चर लेता है। यहां क्या लगा हुआ था, यहां लगा हुआ था डिडंट कंप्लीट। तो बताइए एरर है या नहीं है? बिल्कुल एरर है। कौन से पार्ट में है? ए। होना क्या चाहिए था यहाँ पे कि दे हैवंट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ये आपका सही रूल है। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी मैं बता दूं, 2-3 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ा था। सबसे पहले डू, डज और डिड के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है। हालांकि ये एरर है पर ये रूल आया था तो मैंने रिवीजन करवा दिया। दूसरा, इवन दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को जोड़ता है। तीसरा, येट का इस्तेमाल 2 सेंस में किया जाता है, कंजंक्शन की तरह और एडवर्ब की तरह। कंजंक्शन की तरह करेंगे तो वही काम होगा जो इवन दो का होता है, 2 कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को जोड़ेगा। एडवर्ब के साथ जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो सेंस बनेगा अब तक, अभी तक वाला, और ऐसे केस में हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रीफर करते हैं। रट्टा मत मार लेना, हमेशा होता है, प्रीफर करते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा शी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ। हमें फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है। लिखा कि शी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ। ऑप्शन पढ़िएगा, बैचलर, अनमैरिड, सिंगल, स्पिंस्टर। शायद ये कहना चाह रहा था एक महिला के बारे में, क्योंकि यहाँ पे शी लिखा है। शायद ये कहना चाह रहा था एक महिला के बारे में कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। ऐसे केस में आपसे पूछा गया कि शादी ना करने के लिए आप यहाँ क्या टर्म इस्तेमाल करोगे। अब जो चीजें ऑब्वियस है पहले हम उनको मार्क कर लेते हैं। यहां लिखा हो शी रिमेन्ड अ। देखो ए एन या द, इनके बाद हम आमतौर पर क्या यूज करते हैं? नाउन, क्योंकि ये आते ही नाउन के लिए। आप अगर देखोगे शी सब्जेक्ट है, रिमेन्ड वर्ब है ना। यहां पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट तो एक नाउन ही होगा। ऑल हर लाइफ समय बता रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या फिलअप होना चाहिए था? नाउन फिलअप होना चाहिए था। आज जो बैचलर नाउन है, अनमैरिड, अनमैरिड भाई साहब एडजेक्टिव होता है। दूसरा लॉजिक, यहां अगर हम अनमैरिड को फिल करें फिर तो इसके आगे एन होना चाहिए, एन अनमैरिड होना चाहिए था। यहां अ क्या कर रहा है? तो ये तो 2 लिहाज से हमने काट दिया कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब क्या, शी रिमेन्ड अ सिंगल, शी रिमेन्ड अ स्पिंस्टर। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, बैचलर, सिंगल या स्पिंस्टर। देखो कुछ एक चीजें हैं ना जो स्पेसिफिक जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ कि खाना बनाने को भी कुक कहते हैं और घर बनाने को भी हिंदी में बनाना कहते हैं। पर खाना बनाने के लिए इंग्लिश में कुक लगाया जाता है और घर बनाने के लिए बिल्ड लगाया जाता है। तो हिंदी वाले सेंस में इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पूरी जीवन शादी नहीं करी तो हिंदी में शायद उसे कुंवारा कहेंगे, है ना। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर जगह बैचलर घुसेड़ दो, ऐसा नहीं होता। बैचलर टर्म जो है ये स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया जाता है मेल के लिए। किसके लिए? मेल के लिए। हम किससे डील कर रहे थे? शी से। हमारे लिए क्या प्रोनाउन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था? शी, जो कि महिलाओं के लिए लगाया जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, मेल तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब ऑप्शन बचा या तो सिंगल या तो स्पिंस्टर। जरा सेंटेंस को समझने की कोशिश करिएगा। यहां लिखा था शी, ये इसने आपको खास करके शी क्यों दिया? क्योंकि सेंटेंस आपसे ये पूछ रहा था कि क्या आपको एक ऐसा टर्म पता है जिसमें एक ऐसी महिला जिन्होंने शादी नहीं की या पूरी जिंदगी जो शादी नहीं करेगी उसे क्या कहा जाता है।
तो सिंगल बहुत ही जेनरिक आंसर हो जाएगा। इसके लिए खास टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्पिंस्टर। जिन बच्चों को नहीं पता है, स्पिंस्टर एक ऐसी महिला को कहा जाता है जिनकी उम्र ठीक ठाक हो गई है पर उन्होंने शादी नहीं की, उन्हें स्पिंस्टर कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ममता बनर्जी या फॉर एग्जाम्पल तबू, हम इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो कोई भी एक एल्डरली महिला जिन्होंने शादी नहीं की है उसे स्पिंस्टर कहा जाता है। हमसे यही पूछा गया था कि वो अगर पूरी जिंदगी कोई महिला शादी ना करे तो उसे क्या बोलेंगे, शी रिमेंड अ व्हाट, शी रिमेंड अ स्पिंस्टर। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि दिमाग में आएगा कि सर सिंगल भी तो हो सकता था, देखो हो सकता था, पर इसके होने के चांसेस से कहीं कम है। आप ये बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ जब स्पेसिफिकली शी मेंशन कर दिया गया था तो आपसे यही पूछा जा रहा था। तो जब ये ऑप्शन में है तो हम सिंगल को आंसर नहीं करके हमेशा इसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, अब जब मैं स्पिंस्टर लिख रहा हूं तो यहाँ पे एक और टर्म आपको याद आ रहा होगा, इससे बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं यही लिख देता हूं, सिनिस्टर। दीज टू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टर्म्स। स्पिंस्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला जिन्होंने शादी नहीं की है। सिनिस्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे आप इवल कहते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो हार्मफुल हो, है ना, उसे हम सिनिस्टर कहते हैं। जैसे कि कोई टेररिस्ट है, वो सिनिस्टर मेंटालिटी का व्यक्ति है ना। कोई भी ऐसा एक इंसान जो घर तोड़ने की कोशिश करे, वो सिनिस्टर मेंटालिटी का है। तो सिनिस्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसा जिसे आप इवल या हार्मफुल कह सकते हो, खराब कह सकते हो, मतलब खराब नेचर वाला इंसान, उसे सिनिस्टर कहा जाता है। तो ये दोनों दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। लिखा है कि ही इज इक्वली एज टॉल एज हिज ब्रदर बट दे बोथ टावर ओवर देयर क्लासमेट्स। टावर ओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब, या इडियम है बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब होता है किसी से बहुत क्वालिटी में या लिटरली हाइट में बहुत ऊपर होना, उसको टावर ओवर कहा जाता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ही इज इक्वली एज टॉल एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई से बराबर है, उतना ही लंबा है जितना उसका भाई है। बट दे नेवर टावर ओवर देयर क्लासमेट्स, बट दे बोथ सॉरी टावर ओवर देयर क्लासमेट्स, लेकिन उन दोनों भाई के कंपैरिजन में वो दोनों बराबर हैं, पर बाकी क्लासमेट्स के कंपैरिजन में वो काफी बड़े। ठीक है, तो मान लो कि बाकी सारे क्लासमेट्स अगर 4 फुट के हैं बच्चे, तो कोई है 2 भाई जो कि 6 फुट के हैं। ठीक है, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ही इज इक्वली एज टॉल एज हिज ब्रदर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां हुआ क्या है। यहां लिखा है इक्वली एज टॉल एज। ये बात आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि इक्वली का मतलब होता है किसी के बराबर, जिसे हम कहते हैं इज इक्वल टू, है ना। और ये बात भी आपने कई बार पढ़ा होगा कि एज के इस्तेमाल से जब आप कोई चीज को लिखते हो तो इसका मतलब होता है आप उन दोनों चीजों को बराबर दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एज गुड एज माई फादर, मैं उतना ही अच्छा हूं जितने मेरे पिता थे। तो मान लो मेरे पिता काफी अच्छी घुड़सवारी करते थे और मैं भी उतना ही अच्छी घुड़सवारी करता हूं। मेरे फादर बहुत अच्छा निशाना लगाते थे बंदूक से, मैं भी बंदूक से बहुत अच्छा निशाना लगाता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम एज गुड एज ही इज या एज माई फादर वॉज। यही ना, इसका मतलब आप दोनों को बराबर दिखाना चाह रहे। तो इसका भी सेंस जो है वो वही है कि आप किसी के इक्वल हो। तो आपको नहीं लगता ये चीजें रिडंडेंट हो गई थोड़ी? रिडंडेंट मतलब होता है जिनकी जरूरत नहीं आप उनका भी इस्तेमाल करें, सुपरफ्लुअस हो गया है, क्योंकि ये भी वही मीनिंग दे रहा है कि बराबर है और ये भी वही मीनिंग दे रहा है कि बराबर है। इसका मतलब इन दोनों को साथ में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारा जो सेंटेंस था कि इक्वली एज टॉल एज, ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आइए चेक करते हैं कि क्या हो सकता है। तो लिखा है कि ही इज इक्वली एज टॉलर एज हिज ब्रदर। अच्छा, एज के बारे में जो रूल आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो नोट करना चाहिए, वो ये है कि एज के बीच में आप हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आप जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल इसके बीच में करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कभी नहीं कह सकता कि एज लॉन्गर एज, आपने हमेशा पढ़ा होगा एज लॉन्ग एज। मैं कभी नहीं कह सकता एज टॉलर एज, हमेशा होता है एज टॉल एज। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, ये आपको समझनी है कि यहाँ पे एज का इस्तेमाल जो किया जा रहा है उसमें 2 बातें हैं। पहला, इनके बीच में हमेशा कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। दूसरा, अगर एडजेक्टिव आया तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा, अगर एडवर्ब आया तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। और तीसरा, एज का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में किया जा सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि आई एम एज गुड एज यू आर, मैं ये भी कह सकता हूं कि आई एम नॉट एज गुड एज यू आर। ठीक है, हालांकि नेगेटिव में सो एज को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, एज और सो एज में क्या डिफरेंस है? सो एज एकदम मां कसम खा के बैठा है कि मैं आऊंगा तो नेगेटिव के लिए आऊंगा। एज फ्लेक्सिबल है, पॉजिटिव के लिए भी आता है, नेगेटिव के लिए भी आता है। तो अगर मेरे सामने कोई सेंटेंस है तो मैं, और वो नेगेटिव है, तो मैं उसमें सो एज भी लगा सकता हूं, एज भी लगा सकता हूं। पर अगर वो पॉजिटिव है तो हमेशा एज का इस्तेमाल होगा।
ये एज से रिलेटेड 3 बड़ी जरूरी बातें थी जिससे बार बार ऐसे सवाल पूछते हैं, मैंने तीनों आपको बता दिए। ठीक है, आ जाते हैं वापस अपने ऑप्शंस पे। क्या लिखा था? ही इज इक्वली एज टॉलर एज हिज ब्रदर। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला? एज के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, फिर यहाँ टॉलर क्या कर रहा है? गलत है। ही इज इक्वली टॉलेस्ट एज, फिर से इक्वली और टॉलेस्ट एज, कोई सेंस है? क्योंकि एज लगाना पड़ेगा, एज लगाएंगे तो फिर टॉलेस्ट नहीं होगा, सेंटेंस कभी करेक्ट नहीं हो सकता। अगला, ही इज एज टॉल एज, देखो एक तो इसमें इक्वली नहीं है तो रेडंडेंट होने की बात नहीं है। दूसरा, एज के बीच में एडजेक्टिव आता है, आया है, पॉजिटिव डिग्री में होता है पॉजिटिव होना है सेंटेंस को, सेंटेंस पॉजिटिव भी है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ेंगे। लिखा है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। मतलब यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए हैं, उन 4 सेंटेंसेस में 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। आई फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा है एनलाइटनमेंट वाज अ स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। लिखा है कि एनलाइटनमेंट, जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे एनलाइटनमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये नाउन है और यहाँ का सब्जेक्ट है। तो क्या लिखा है कि एनलाइटनमेंट वाज लिंकिंग वर्ब है। एनलाइटनमेंट क्या था? एक स्टेट था, तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑफ प्रेपोजिशन है, हर प्रेपोजिशन अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये उसने ऑब्जेक्ट लिया। कैसा अवेयरनेस है? रिलैक्स्ड अवेयरनेस है, इसके लिए पास्ट पार्टिसिपल आया है। इसका मतलब सेंटेंस जो है हमारा बिल्कुल सिंक में जा रहा है। अब चेक कर लेते हैं इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है। एनलाइटनमेंट को काउंट नहीं कर सकते तो ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो ये इसके साथ वर्ब भी आएगा तो सिंगुलर होगा। देखो सिंगुलर लिखा होगा। हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एक नाउन चाहिए था, तो देखो एक नाउन यहाँ लिखा है, स्टेट। ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद कोई एडजेक्टिव चाहिए, इसके बाद हमें कोई नाउन चाहिए जो इसका ऑब्जेक्ट का काम करे, तो अवेयरनेस यहाँ पे नाउन है जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसा अवेयरनेस? रिलैक्स्ड अवेयरनेस, ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कहीं कोई एरर नहीं है, तो ये वाला तो नो एरर है ना। आगे बढ़ेंगे। आई ऑलवेज प्रीफर स्टेइंग इनडोर्स टू गो आउट ऑन अ समर। ठीक है, मैं हमेशा प्रीफर करता हूं कि मैं घर के अंदर रहूं बाहर जाने से, गर्मियों के दिनों में। ऑब्वियसली गर्मी के दिनों में धूप बहुत होती है, तो मैं प्रीफर करता हूं कि मैं घर में रहूं, बाहर ना जाऊं। क्या लिखा है? आई ऑलवेज प्रीफर। अच्छा, जैसे हम प्रीफर कहते हैं हमारे दिमाग में 2 चीजें आती हैं। पहला ये कि इसके बाद टू लगेगा, है ना, एकदम रटा हुआ रूल है ये कि प्रीफर आएगा तो टू लगेगा। और दूसरा, इसमें इसमें हमेशा थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म फॉलो होगा, जिसका मतलब है हम, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब हम 2 चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो वो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, है ना। तो ये सेंटेंस यहाँ क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर से रिक्वेस्ट है, रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? आई ऑलवेज प्रीफर। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये है कि मैं घर पे रुक जाऊं, मतलब स्टेइंग इनडोर्स, ये मेरा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मुझे दिया गया है कि मैं बाहर चला जाऊं, टू गो आउट। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों को कंपैरिजन किया और मैंने बोला कि मैं किसको प्रीफर करूंगा। ठीक है, सेंटेंस यही है कि आई ऑलवेज प्रीफर, मैं हमेशा प्रीफर करता हूं। 2 चीजों में कंपैरिजन किया गया। अच्छा, 2 चीजों में अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो दोनों चीजों का बराबर होना भी तो जरूरी है। ये तो आपने बार बार पढ़ा है कि हम एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, एप्पल को एप्पल के साथ, ऑरेंजेस को ऑरेंजेस के साथ। तो सेम चीज यहां पे भी है। आप जब इन दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कंपैरिजन कर रहे हो तो इन दोनों का बराबर होना जरूरी है। जरा चेक करो तो बराबर है क्या? यहां लिखा है स्टेइंग इनडोर्स, विच मींस ये वाला जेरेंड है, आईएनजी लगा है। टू गो आउट, ये वाला इन्फिनेटिव है ना, टू गो लगा है। इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में यहां पे चीजें बराबर नहीं है। आई सब्जेक्ट था, ऑलवेज एडवर्ब था, प्रीफर वर्ब था। हमने क्या बोला था? दोनों को कंपेयर करेंगे तो बीच में टू आना चाहिए। देखो यहाँ टू भी आया है। स्टेइंग इनडोर्स टू गो आउट, एरर है। क्या होना चाहिए? या तो हम इन दोनों को इन्फिनेटिव बना दें या तो हम इन दोनों को जेरेंड बना दें। हमेशा याद रखिएगा प्रीफर किया जाता है कि प्रीफर के साथ आप जेरेंड का इस्तेमाल करिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? गोइंग आउट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज प्रीफर स्टेइंग इनडोर्स टू गोइंग आउट। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि एक इन्फिनेटिव था, एक जेरेंड था, तो इस जेरेंड को देख के हम इससे भी जेरेंड बना देंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमसे पूछा गया था कौन सा सेंटेंस का इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। हालांकि हम बाकी बचे हुए दोनों ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। ठीक है, देखो जब एनालिसिस चल रहा होता है ना, तो इस मेंटालिटी के साथ मत क्लास में बैठिएगा कि मुझे आंसर देखना है, क्योंकि अगर आपने मॉक दिया है तो आपको आंसर पता है, राइट। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लगेगा कि सर एक क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों देते हो, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स एनालाइज करते हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी मैं देखता हूँ मेरे वीडियोस पे या किसी और रिस्पेक्टेड टीचर्स के वीडियोस पे कि सर इतना लंबा क्यों पढ़ा रहे हो, इतना टाइम क्यों दे रहे हो। देखो, आप समझने की कोशिश करो कि टीचर्स कर क्या रहे हैं। टीचर्स आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पे सेंटेंसेस एग्जाम में इतने आसान नहीं होंगे।
हम आपको रूल का लॉजिक इसलिए समझाने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट इसलिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कल को अगर 4 लाइन का भी एरर मिले, अगर तुम बैंक पीओ के एग्जाम में बैठे हो और 4 लाइन का भी एरर है, रूल तो ग्रामर के सेम है ना, तो ये रूल अगर 1 लाइन वाले सेंटेंस में लग रहा है तो 4 लाइन वाले में भी लगेगा ना। तो आपको केवल ये इस पर्सपेक्टिव से एग्जाम में नहीं बैठना है, सॉरी मॉक्स एनालिसिस नहीं देखना है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, वो तो आपको मिल ही जाएगा। आपको यह समझना है कि इसके पीछे क्या रीजन था, क्या लॉजिक था, ताकि आप उसको कंटेन कर पाओ लॉन्ग टर्म तक, और जो चीजें यहां सीखो वो अगले मौके में इस्तेमाल कर पाओ। बेसिकली हमारा पर्पस यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। लिखा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब ये वाला सेंटेंस बड़े लोगों को परेशान करता है, क्यों? क्योंकि अगेन रट्टा मारने वाली बात है, लोगों ने रट लिया कि 2 होगा तो V1 ही होगा, कसम खा के बैठे कि 2 होगा तो V1 होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों ने इसमें एरर ढूंढ लिया होगा कि 2 मीटिंग नहीं 2 मीट होना चाहिए था, जो कि गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा आंसर तो ऑलरेडी बी आ चुका है, एक ही सेंटेंस में एरर था। क्या होता है इस सेंटेंस में समझना कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेते हैं। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेते हैं। इसका मतलब जब इन वर्ड्स के बाद टू आता है तो वो इन्फिनेटिव का कंपोनेंट नहीं होता, वो एक नॉर्मल एक प्लेन प्रीपोजिशन होता है। और अगर किसी सेंटेंस में कोई प्लेन प्रीपोजिशन हो और उसके बाद वर्ब आए, तो ये कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये वर्ब को हमें जेरेंड फॉर्म में रखना पड़ेगा, इस वर्ब को हमें नाउन बनाना पड़ेगा। तो इसे ना आपको समझना पड़ेगा कि लुकिंग फॉरवर्ड अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेता है, प्रीपोजिशन टू लेता है। इसका मतलब इसके बाद वाला जो भी वर्ब होगा वो आईएनजी के फॉर्म में होना चाहिए, जेरेंड के फॉर्म में होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस नो एरर है। अब इसको अगर मैं आपको रूल के फॉर्म में याद करवाना चाहूं तो मैंने आपके लिए अलग से कुछ वर्ड्स छाट के रखे हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको लुक फॉरवर्ड मिल जाए तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है। बी यूज टू, अब बी मतलब यहां बी नहीं है, बी मतलब यहां पे इज एम आर वॉज वर है, इज यूज टू, एम यूज टू, वर यूज टू, वॉज यूज टू, ये बोल रहा हूं मैं। बी एक्स्टम्ड टू, किसी चीज का आदि होना, ठीक है, तो यहां पे भी इज एम आर एक्स्टम्ड टू है, ऑब्जेक्ट टू, is committed to, confess to, admit to, be opposed to, be devoted to, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के बाद फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है। और चूंकि ये वर्ड प्रीपोजिशन है इसीलिए इसके साथ आईएनजी भी आएगा, मतलब जेरेंड भी आएगा। आइए जरा एग्जांपल देखते हैं। लिखा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ये टू मीटिंग क्यों हुआ? क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव का कंपोनेंट नहीं था, ये टू प्रीपोजिशन था। चूंकि ये प्रीपोजिशन था, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। वर्ड हमें मिला मीट, ऑब्जेक्ट हम तभी लगा सकते जब इसे नाउन बनाए, नाउन बनाने के लिए हमें आईएनजी लगा के जेरेंड बनाना पड़ेगा। अगला, शी कन्फेस्ड टू स्टीलिंग द मनी। अगेन यहाँ पे टू एक प्रीपोजिशन है, देखना यहाँ कन्फेस लिखा हुआ था। ही इज यूज्ड टू वर्किंग, यहाँ टू अगेन एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने वर्ड्स मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फिक्स प्रीपोजिशन टू लेते हैं अपने बाद, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई तो लिखा है, लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज्ड टू, बी एक्स्टम्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, बी कमिटेड टू, कन्फेस टू, एडमिट टू, बी अपोज्ड टू, बी डिवोटेड टू। आंखें बंद करेंगे, एक बार मेरे साथ फिर से बोलते जाएंगे। लुक फॉरवर्ड टू, सुनेंगे सर। लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज्ड टू, बी एक्स्टम्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, बी कमिटेड टू, कन्फेस टू, एडमिट टू, बी अपोज्ड टू, बी डिवोटेड टू। फिर से, look forward to, be used to, be accustomed to, object to, be committed to, confess to, admit to, be opposed to, be devoted to। ये सारे के सारे वर्ड्स में टू प्रीपोजिशन फिक्स होता है। एज अ रिजल्ट इसके बाद हमेशा जेरेंड आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा था, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 4 डी पे आएंगे। हमें आंसर ऑलरेडी पता है कि इसमें कोई एरर नहीं होगा, ठीक है, पर मैं रूल रिवाइज करा रहा हूँ। लिखा है कि नाइदर द जज नॉर आई। नाइदर नॉर हमने पढ़ा है, नाइदर के बाद हमेशा नॉर होता है, आइदर के बाद हमेशा और होता है, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो होता है, ये तो फिक्स्ड है। तो लिखा है कि नाइदर द जज नॉर आई एम रेडी। अब देखो यहाँ वर्ब क्या होगा, यहाँ वर्ब हमेशा जब भी कोई आप दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट को फॉलो करता है, इन दिस केस सेकंड वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। लिखा है कि नाइदर द जज नॉर आई लिखा है, सेकंड वाला सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो क्या हो जाएगा, आई एम रेडी। कोई एरर नहीं था, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। रेडी टू अनाउंस हु द विनर इज। लिखा है कि ना ही जज ना ही मैं तैयार था ये अनाउंस करने के लिए। ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। क्या ऑब्जेक्ट है? हु द विनर इज। मैं क्या अनाउंस करने की बात कर रहा हूं कि विनर कौन था, ठीक है, हु द विनर इज। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। लिखा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। चार वर्ड, एक वर्ड को 4 बार लिखा गया, आपसे पूछा गया कि कौन सा स्पेलिंग सही है। वर्ड है हिपोक्रेसी। स्पेलिंग क्या होती है? HYPROCISY, हिपोक्रेसी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पाखंड, है ना। मैच कर लो किसमें, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, पाखंड। समझते हो हिपोक्रेसी? बड़ा फेमस मीम है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल फ्रेजल वर्ब का है। लिखा है कि इट इज आवर ड्यूटी टू गेट ऑन द ट्रूथ। ये हमारी ड्यूटी है कि हम सच तक पहुंचे या सच जाने। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि क्या होगा, गेट ऑन होगा, गेट इनटू होगा, गेट एट होगा, गेट टू होगा, या नो इंप्रूवमेंट है मतलब गेट ऑन होगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊं तो आंसर होगा गेट एट। ठीक है, गेट एट द ट्रूथ। पर डायरेक्ट आंसर वाली तो बात है नहीं, तो एक एक करके सारे फ्रेजल वर्ब्स को इत्मीनान से समझते हैं। वर्ड क्या है, गेट ऑन। सबसे पहला गेट ऑन का मतलब क्या होता है, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप और टू मैनेज और प्रोग्रेस। हम लोग कहते हैं कि बहुत बार कि ये इसे पार्टी में मत बुलाना, मैं उसके साथ आई डोंट गेट ऑन विथ हिम और आई डोंट गेट अलोंग विथ हिम वेरी वेल। मतलब ये होता है कि मेरी उससे बनती नहीं है। तो किसी के साथ बनना इज कॉल्ड गेट ऑन। ठीक है, क्या लिखा है कि आई गेट ऑन वेल विथ माई कलीग्स। मैं अपने सहकर्मियों के साथ मेरी बहुत बनती है, सो आई गेट ऑन वेल विथ माई कलीग्स। तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है, गेट ऑन का मतलब होता है किसी के साथ साथ निभाना। अगला गेट इनटू। देखो इनटू का मतलब होता है बाहर से अंदर की तरफ आना, तो कुछ ऐसा सेंस यहाँ आपके फ्रेजल वर्ब में भी आता है। गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना या शामिल हो जाना। आमतौर पर आपको बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना, है ना। कि आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो तो कहते हैं कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया ना, वी विल गेट इनटू ट्रबल, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो किसी चीज में इन्वॉल्व होना, किसी चीज में शामिल होना, उसे गेट इनटू कहा जाता है। अगला है गेट एट। गेट एट का मतलब होता है टू डिस्कवर और अंडरस्टैंड द ट्रूथ और टू इम्प्लाई, किसी चीज के लिए संकेत करना या किसी चीज के का पता लगना, सच्चाई वगैरह का पता लगना, जो हमारा आंसर भी था। तो आंसर क्या है, गेट एट। अगला गेट टू। गेट टू का मतलब होता है टू अराइव और टू बिगिन अ डील विद समथिंग, किसी जगह पे पहुंचना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गेट टू द रिपोर्ट आफ्टर लंच, लंच के बाद में मुझे रिपोर्ट मिलेगा, मुझे रिपोर्ट हासिल होगा। तो किसी जगह पे पहुंचने के लिए गेट टू का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे सच जानने की बात थी, डिस्कवर करने की बात थी, तो डिस्कवर का सेंस गेट एट में आता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सम ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेस मच प्रैग्मेटिक इंफॉर्मेशन। आपसे पूछा गया है एक्सप्रेस वर्ड का सिनोनिम बताइए। हालांकि यहाँ पे एक और बड़ा एसएससी का रिपीटेड वर्ड है प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं। ठीक है, पहले ये वर्ड समझते हैं। तो हमसे पूछा गया कि एक्सप्रेस का सिनोनिम बताइए। एक्सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को जाहिर करना। पहला वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, आपने कुछ बोला, मैं आपकी बात को काट रहा हूं, तो ये तो नेगेटिव सेंस है, आंसर नहीं होगा। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, किसी को इंसाइट करना। यहाँ पे तो उकसाने की बात नहीं थी, कन्वे करने की बात थी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कन्वे। यहाँ लिखा था डिनाई, मना करना, नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी कन्वे। लेकिन आपको पता है, अगर आप पहले से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो, कि बात यहीं खत्म नहीं होती। अब इसमें जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एसएससी बार बार पूछती है, मैंने उसका सिनोनिम, एंटोनिम, यूज, हिंदी सब लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक करके मैं सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। मैंने ये किया है कि मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है। जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, आपको किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को प्रेफर कर लीजिएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और कई बार एसएससी में पूछे गए। तो जो बहुत बार रिपीट वाले थे, मैं उनको अलग से हाईलाइट कर दिया ताकि आपका फोकस इस पर खास करके रहे। पहला वर्ड था प्रैग्मेटिक, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, प्रैक्टिकल, सेंसिबल, रियलिस्टिक, डाउन टू अर्थ। ऐसी कोई चीज जो व्यवहारिक हो, ऐसी कोई चीज जो करना पॉसिबल हो। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि कल से मैं क्लास लूंगा सुबह के 3 बजे, मैं लूंगा नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कल से मैं क्लास लूंगा सुबह के 3 बजे। तो क्या ये बात प्रैग्मेटिक है, क्या ये बात प्रैक्टिकल है? कौन सुबह के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त मेरे से पढ़ने आ रहा है? नहीं आ रहा ना, मैं पढ़ा पाऊंगा। इसका मतलब ये प्रैग्मेटिक नहीं है, ये इनप्रैक्टिकल है, ये थियोरेटिकल बात है, आइडियलिस्टिक बात है, इनप्रैक्टिकल बात है। अगला कॉन्ट्राडिक्ट, मैंने जैसे बोला, किसी चीज का खंडन करना, विरोध करना। अपोज, रिफ्यूट, ये वर्ड बहुत बार एसएससी ने पूछा है, बड़ा जरूरी वर्ड है। रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज को नकारना। आपके ऊपर कोई आरोप लगे थे, आपने उसे नकार दिया। मेरा कोई ओपिनियन था, आपने उसको नकार दिया। आपको कुछ ऑफर किया गया, आपने उसको नकार दिया, तो उसे रिफ्यूट कहा जाता है। ये कुछ कुछ रिफ्यूज जैसा होता है। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, तो दोनों को कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा, रिफ्यूट और रिफ्यूज। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, कंफर्म, अग्री और एक्सेप्ट। अगला वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। ठीक है, इसके लिए दो बड़े फेवरेट वर्ड है एसएससी के, एक है इंसाइट और दूसरा है इंस्टिगेट। कई बार एग्जाम में पूछे गए दोनों के दोनों। इनका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को उकसाना। ठीक है, अच्छा उल्टा क्या होगा, इसका मतलब है उकसाना, तो उल्टा होगा शांत करना। शांत करने के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, पेसिफाई। अच्छा, पेसिफाई के लिए एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, मोलिफाई, है ना। पेसिफाई, मोलिफाई, शांत करना, सूद करना, है ना। सो काम, पेसिफाई, सूद, मोलिफाई, ये सारे टर्म्स का मतलब होता है शांत करना।
अगला है कन्वे, अपनी बात पहुंचानी, कम्युनिकेट, एक्सप्रेस, ट्रांसफर सिनोनिम होगा, बात अपने तक रोक के रखना, सो विदोल्ड, सप्रेस, कीप इसका एंटोनिम होगा। यहाँ पे 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, रिफ्यूट का मतलब होता है मना करना, प्रोवोक का सिनोनिम होता है इंसाइट एंड इंस्टिगेट, जिसका मतलब होता है किसी को भी उकसाना, और शांत करने को हम कहते हैं पेसिफाई, ठीक है, जो कि इसका उल्टा है मोलिफाई भी उसी को कहा जाता है। अगला वर्ड है इनकोहेरेंट। शायद मैंने पहले द पंडित्स के किसी मॉक में कोहेरेंट पढ़ाया था आपको, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर मैंने पढ़ाया है, और बाकी जो पेड बैच के स्टूडेंट्स आपको तो कई बार पढ़ाया है। कोहेरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें क्लैरिटी हो, या तो वो समझने में बहुत क्लियर हो, या तो वो दिखने में बहुत क्लियर हो, या तो कोई ऐसा रिलेशन जो बहुत क्लियरली आपको आप नोटिस कर पा रहे हो, ऐसी चीजों को कोहेरेंट कहा जाता है, जो बड़ी ऑब्वियस है, जो बहुत क्लियरली दिख रही हैं आपको, उसे कोहेरेंट कहा जाता है। अब इसका एंटोनिम है, तो एंटोनिम क्या होना चाहिए? सॉरी, एंटोनिम नहीं, सवाल है हमारा इनकोहेरेंट। अब इन लगा, इसका मतलब हमने इस वर्ड को नेगेटिव कर दिया। तो पहले जो चीज क्लियर थी, अब वो क्या होनी चाहिए? अनक्लियर होनी चाहिए, अनक्लियर होनी चाहिए। मतलब जो हमारा वर्ड हमें इनकोहेरेंट दिया गया है, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अनक्लियर हो, है ना, जो साफ साफ ना दिखे, है ना, जो ऑब्सक्योर हो, जो वेग हो, याद आ रहा होगा आपको, राइट। हमसे पूछा गया इसका एंटोनिम क्या होगा, तो समझना इनकोहेरेंट एक नेगेटिव वर्ड है, अभी मैंने प्रूव किया आपके सामने। तो जब हम इसका एंटोनिम बनाएंगे, एंटोनिम बनाएंगे, तो वो तो कोई पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज हमें कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए जो कि इसका उल्टा हो। डिसऑर्गेनाइज्ड नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि इसमें डिस लगा है। अनइक्वल नेगेटिव वर्ड है। डिटैच्ड नेगेटिव वर्ड है। एक ही वर्ड बचता है, कौन सा? इंटेलिजिबल। अगर आपको इंटेलिजिबल वर्ड का मतलब नहीं भी पता था, फिर भी आप इस क्वेश्चन को आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बना सकते थे। आंसर क्या है? इंटेलिजिबल। आइए जरा एक एक करके इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। वर्ड क्या था? इनकोहेरेंट। मैंने क्या बोला? नॉट क्लियर और अंडरस्टैंडेबल और कंफ्यूज्ड, कोई ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है, ठीक है। अनक्लियर हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, डिसजॉइंटेड हो गया। उधर मैंने 2 वर्ड्स लिखे थे, ऑब्सक्योर हो गया, है ना, और क्या था? वेग हो गया। उल्टा क्या होगा? जो चीज क्लियर हो, इंटेलिजिबल, क्लियर, कोहेरेंट। आइए, डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो ऑर्गेनाइज नहीं है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जिसमें ऑर्डर नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसी को केओटिक कहा जाता है। बहुत बार एसएससी ने पूछा है, आपने केओस सुना होगा, केओस मतलब भगदड़ होता है, वहीं से जोड़ लो केओटिक वर्ड को। कहीं ऐसे ऐसा कोई सिनेरियो जहां देख के लगता हो जैसे भगदड़ हुई हो, इतनी अस्त व्यस्त, इतना अनऑर्गेनाइज, इतनी ज्यादा है चीजें, उसे केओटिक कहा जाता है। मेसी, अनप्लान्ड। उल्टा क्या होगा? ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक, स्ट्रक्चर्ड। अनइक्वल, समझते हो आप, असमान, डिस्प्रोपोर्शनेट, डिस्पैरेट, है ना। इंटेलिजिबल, जो इसका उल्टा था, जो हमारा आंसर भी था, कि एबल टू बी अंडरस्टूड और क्लियर, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल क्लियर है, उसे इंटेलिजिबल कहा जाता है। याद आ रहा होगा आपको, इसके लिए एक वर्ड हमने पढ़ा था, एक्सप्लिसिट। कोई ऐसी चीज जो एकदम क्लियरली एक्सप्रेस हो रही है, एक्सप्लिसिट है बिल्कुल, उसे इंटेलिजिबल कहा जाता है। उसके लिए क्या वर्ड है? कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल कई बार एसएससी ने वन वर्ड में पूछा है, जिसे समझना आसान हो, उसे कॉम्प्रिहेंसिबल कहा जाता है ना। क्लियर, अंडरस्टैंडेबल। उल्टा क्या होगा? इनकोहेरेंट, अनइंटेलिजिबल, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर ऊपर लिखा था हमने, देख लो, ऑब्सक्योर लिखा था हमने ऊपर। अगला डिटैच्ड। डिटैच्ड का मतलब होता है जिससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज से अटैच्ड नहीं है, वो डिटैच्ड है। तो इमोशनली अनइन्वॉल्व है, सेपरेट है। सिनोनिम क्या होगा इसका? डिस्टेंट होगा, इनडिफरेंट होगा। इनडिफरेंट मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। अलूफ, अलग थलग, है ना। अलूफ का मतलब होता है जो अलग थलग रहे, जिसको सामाजिक चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उसे इनडिफरेंट कहते हैं, उसे अलूफ कहा जाता है। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पे। इनकोहेरेंट का सिनोनिम ऑब्सक्योर, वेग हो सकता है। डिसऑर्गेनाइज्ड, कियोटिक, बिल्कुल खराब, अस्त व्यस्त। इंटेलिजिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, समझने लायक, एक्सप्लिसिट, जिसे कहा जाता है। डिटैच्ड, इनडिफरेंट, अलूफ, जिससे कोई कुछ किसी चीज से फर्क ना पड़े। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस करेक्टली सेंसिबल करेक्ट, सेंसिबली करेक्ट। लिखा है जेन इज अनॉयड डैश मी। नोट डालना अगर नहीं पता है। देखो, अनॉयड के साथ ना प्राइमरली दो, और थोड़ा सा अगर मैं और डेप्थ में जाऊं तो 3 प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आता है। कॉमनली होता है विथ का और एट का। थोड़ा और डेप्थ में जाऊं तो अबाउट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। अब तीनों में डिफरेंस क्या है समझना, और मैं तो कहूंगा नोट कर लेना। लिखना, अनॉयड विथ somebody and annoyed at या about a behavior or something। समझदार को इशारा काफी, समझ गए होगे आप।
जब हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी इंसान से चिढ़े हुए हैं, हम किसी इंसान से अनॉयड हैं, ऐसे केस में वहां पे प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जब आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी के बिहेवियर के साथ चिढ़े हुए हैं, तो ऐसे केस में आप वहां पे एट या अबाउट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर से बोलता हूं, जब आप किसी व्यक्ति से चिढ़े होते हैं तो आप वहां पे विथ का इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी चीज या किसी की हरकत से चिढ़े होते हैं तो वहां पे एट या अबाउट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आ जाओ सवाल पे। क्या लिखा था? जेन इज अनॉयड डैश मी। क्या होगा यहाँ पे? जेन इज अनॉयड ऑन मी, जेन इज अनॉयड विथ मी, जेन इज अनॉयड अगेंस्ट मी, जेन इज अनॉयड ओवर मी। आंसर एक ही है। यहाँ चूंकि मी से चिड़ी थी जेन, तो आंसर क्या होगा? विथ। आगे बढ़ेंगे। ईडियम है बिन निप्ड इन द बड। ठीक है, आपको ये कॉमनली मिल जाएगा किसी भी डिक्शनरी में निप इन द बड के नाम से। हमेशा मैं सिखाता हूं कि हर ईडियम में कीवर्ड होता है। इसका कीवर्ड है बड। बड का मतलब होता है कली। जैसे कोई फूल खिल जाता है ना, तो उसे फ्लावर कहते हैं, पर वो जब छोटा होता है, जब वो खिल रहा होता है, उसे कली कहते हैं, जिसे बड कहा जाता है। अब निप इन द बड का मतलब होता है किसी चीज को कली की अवस्था में ही कुचल देना। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो आपको ऐसा फील होता है कि आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उस चीज को छोटे अवस्था में ही खत्म कर देना, उसको बोलते हैं बिन निप्ड इन द बड। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे क्लास का कोई बच्चा है जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे चल के वो क्लास बहुत डिस्टर्ब करेगा, तो मैंने उसको डेमो में ही भगा दिया। मैंने बोला कि आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बड़े इनडिसिप्लिन लग रहे हो। आई एम निपिंग इन द बड। ठीक है, आज क्या लिखा है? टू लेट समवन समथिंग ग्रो विदाउट इंटरफेरेंस। नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो सेंस ही उल्टा हो जाएगा। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज अ चांस टू डेवलप। यही हमारा आंसर। किसी चीज को रोकना इससे पहले कि वो बड़ा हो जाए। अगला हमसे एरर पूछा गया, लिखा है द मैन स्टैंडिंग, द मैन स्टैंडिंग beside the minister is a friend of me। ये हमारा सेंटेंस है कि वो व्यक्ति जो कि मिनिस्टर के बगल में खड़ा है वो मेरा दोस्त है। ये कहना चाह रहा था। आ जाओ, द मैन यहां का सब्जेक्ट है। स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर इस सेंटेंस का पार्टिसिपल फ्रेज है। मुझे कैसे पता चला? पार्टिसिपल फ्रेज ऑलमोस्ट हर मॉक में मैं ये समझाता हूं। पार्टिसिपल फ्रेज वो होता है जो या तो V3 से स्टार्ट हो या तो V4 से स्टार्ट हो। जैसे आपको दिख रहा होगा ये V4 से स्टार्ट है। इसका काम ये होता है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आकर उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यहां पे देखना लिखा था कि वो व्यक्ति मेरा दोस्त है। मैं सेंटेंस को ये भी तो बोल सकता था ना कि द मैन इज अ फ्रेंड ऑफ मी। मैं कह सकता था। मुझे ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर? क्योंकि मैं किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था और मैं उसको चिन्हित करने के लिए कह रहा हूं कि वो आदमी जो कि मिनिस्टर के बगल में खड़ा है। मैं क्या कह रहा हूं कि वो आदमी मेरा दोस्त है। कौन आदमी भाई? वो आदमी जो मिनिस्टर के बगल में खड़ा है। इसका मतलब ये जो स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ इस आदमी की पहचान कराने के लिए आया है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि ये मैन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है? क्या मैं ऐसे बोलूं कि ये मैन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है? अगर ये कर रहा है ये काम, तो फिर हम इसे एक पार्टिसिपल फ्रेज कह सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला एक पार्टिसिपल फ्रेज के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल पार्टिसिपल फ्रेज के दायरे में आएगा। अच्छा, एक बात मैंने बार बार रिपीट की है, बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं जिनका सेंटेंस पर केवल ये काम होता है कि वो किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। वो ना भी हो तो काम चल जाएगा। जैसे अगर मैं यहां से इसको हटा भी देता तो भी सेंटेंस ग्रामेटिकली सेंस बनाता। तो चलो इसको हटा दिया, अब सेंटेंस क्या बचा? द मैन इज अ फ्रेंड ऑफ मी। अब चेक कर लेते हैं ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पे? क्या लिखा है यहां पे? ध्यान दीजिएगा। द मैन सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए आया इज लिंकिंग वर्ब, है ना, कि वो आदमी जो है वो क्या है? अ फ्रेंड ऑफ मी। वो क्या है? मेरा दोस्त है। अच्छा, आप बोलना चाह रहे हो मेरा दोस्त है, इसका मतलब आप यहां पे पोजीशन दिखाना चाह रहे हो ना कि वो कौन है? वो मेरा दोस्त है। अगर आपको यहां पोजीशन दिखाने की जरूरत है तो फिर आप यहां पे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्यों यूज कर रहे हो? ये तो गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए था? अ फ्रेंड ऑफ माइन। आप जब कहना चाह रहे हो कि मेरा दोस्त है तो आप वहां पे पोजीशन दिखाना चाह रहे हो। जब पोजीशन दिखाना चाह रहे हो तो जो प्रोनाउन यहां पे इस्तेमाल होगा वो पॉजिटिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल होगा।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइन कर देंगे मी को हटा के। बहुत बच्चा वाला एरर था, पर कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाली थी, इसलिए मैंने इतना लिखा था। ठीक है, जैसे मुझे एक्सप्लेन करना था कि ये जो स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर है, ये वाला पार्टिसिपल फ्रेज क्यों है। अच्छा, फिर एक और बात इसमें आई है, तो वो भी मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिसाइड और बिसाइड्स में कई बार एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है, ध्यान देंगे। बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज के बगल में, है ना, किसी चीज के बगल, मतलब नियर, नेक्स्ट टू। ठीक है, इस वाले सेंस में। बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज के अलावा, मतलब इसका सेंस बनता है इन एडिशन टू वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मैं शाहरुख खान के बगल वाले घर में रहता हूं, सो आई लिव बिसाइड शाहरुख खान हाउस, मन, है ना। मैं क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल। तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। आया था सेंटेंस में तो हमने बता दिया। हालांकि इसमें एरर क्या है, एरर यह है कि यहां मी नहीं होगा, इसके जगह पे माइन होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है एडजर्न। हमें क्या ढूंढना है, हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है। आपने कितनी बार ये वाला सेंटेंस सुना है तो बताना कि द कोर्ट इज एडजर्न। सुना है ना। देखो, एडजर्न का मतलब होता है किसी चीज के में टेम्पररी स्टॉप लगना, टेम्पररी पॉज लगना, टेम्पररी स्टॉप लगना, उसे एडजर्न कहते हैं। ठीक है, जैसे मीटिंग एडजर्न की जाती है कि अभी फिलहाल के लिए इसको रोकते हैं, आगे देखेंगे, उसे एडजर्न कहा जाता है। आइए अब हमने इसका सिनोनिम ढूंढना है। इनडिफरेंट, अभी हमने थोड़े थोड़े देर पहले पढ़ा था। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्या ये एडजर्न का सिनोनिम हो सकता है? नहीं। डिफाई का मतलब होता है मना करना, एडजर्न का मतलब होता है टालना, नहीं हो सकता। डिफर मतलब होता है अलग होना, एडजर्न का मतलब होता है टालना, नहीं हो सकता। पोस्टपोन मतलब होता है टालना, हमें सिनोनिम पूछा गया था, हमें सिनोनिम मिल गया है। आंसर क्या हो गया एडजर्न का? पोस्टपोन। पर कुछ अच्छे वर्ड्स आए थे तो मैंने उनको इधर लिख दिए। एडजर्न का मतलब क्या होता है? टू सस्पेंड और पोस्टपोन समथिंग टू अ लेटर टाइम। किसी चीज को लेटर समय के लिए, आगे आने वाले समय के लिए किसी चीज को एडजर्न करना। ठीक है, टालना। क्या सिनोनिम है? पोस्टपोन, सस्पेंड, डेफर। ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। द डिसीजन हैज बीन डेफर्ड, आप बहुत बार सुनोगे, द डिसीजन हैज बीन डेफर्ड। डेफर का मतलब होता है टाल दिया गया है। ठीक है, जैसे कोर्ट बहुत बार फैसला टाल देती है कि आज नहीं, एक हफ्ते बाद फैसला सुनाएंगे, हम रिजर्व रखते हैं। सो द वर्डिक्ट हैज बीन डेफर्ड। डेफर का मतलब होता है कि एडजर्न कर देना। उल्टा क्या होगा? कंटिन्यू, रिज्यूम, प्रोसीड। आगे बढ़ेंगे। इनडिफरेंट पूछा गया, जिसका कोई सिंपथी ना हो किसी चीज से, मतलब फर्क ही ना पड़े। डिटैच्ड हमने पढ़ा अभी, तो क्या हो जाएगा उसके लिए? अपैथेटिक हो सकता है ना। उल्टा क्या होगा? इंटरेस्टेड, कंसर्न, पैशनेट, पैशनेट। डिफाई, डिफाई का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, किसी चीज की अवहेलना करनी। तो रेजिस्ट हो सकता है, अपोज हो सकता है, कन्फ्रंट हो सकता है, मना करना, विरोध करना। एंटोनिम क्या होगा? ओबे होगा। कंप्लाई, आपने बहुत बार सुना होगा, यू हैव टू कंप्लाई बाय द रूल्स। ये भी ध्यान रखना, कंप्लाई के बाद बाय लगता है। यू हैव टू कंप्लाई बाय द रूल्स, आपको नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा। सो कंप्लाई के बाद लगता है बाय। सो डिफाई हो जाएगा। कंप्लाई मतलब होता है किसी चीज का अनुपालन करना, किसी चीज को फॉलो करना। एक और बड़ा फेमस वर्ड है एसएससी का, कंफर्म। बहुत बार एसएससी पूछती है, कंफर्म पूछेगी, कंफर्मिटी पूछेगी। कंफर्म का मतलब होता है कोई नियम कानून से बंधे होना, नियम कानून को फॉलो करना। तो ये कंप्लाई और कंफर्म दोनों बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। यहाँ पे 3 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। एडजर्न का मतलब होता है टालना, उसी को डेफर भी कहा जाता है। डिफाई मतलब होता है मना करना, उसका उल्टा होता है कंप्लाई एंड कंफर्म, जिसका मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना। आगे बढ़ेंगे। बोला गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें एंटोनिम ढूंढना है। लिखा है कि दिस हाउस इज अडॉर्न्ड। एक और वर्ड यहाँ पे आया है, अडॉर्न, अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग भी हम समझेंगे। विद ब्यूटीफुल एंटीक ऑर्नामेंट्स। हमारा सवाल है एंटीक, हमसे पूछा गया एंटीक का एंटोनिम बताइए। देखिए, एंटीक हम लोग बहुत कॉमन इंग्लिश में यूज करते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत पुरानी है उसे एंटीक कहा जाता है। हम लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं ना कि ये इतने साल का है, एंटीक आइटम है। एंटीक का मतलब होता है बहुत पुराना है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत पुरानी है उसे एंटीक कहा जाता है। अब हमसे इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो कॉमन मतलब होता है जो हर जगह मिल जाए। क्या ये पुराने का एंटोनिम हो सकता है? नहीं। रिसेंट मतलब होता है हाल फिलहाल का। क्या पुराना का उल्टा हाल फिलहाल का हो सकता है? हाँ जी, ये तो हो सकता है। आगे चेक करेंगे। इनोवेटिव का मतलब होता है किसी चीज में जो नई नई चीजें इजाद करे। क्या पुराना का उल्टा इजाद करने लायक हो सकता है? नहीं। इनफर्म का मतलब होता है कमजोर। क्या पुराना का उल्टा कमजोर हो सकता है? नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीसेंट। पर अभी चूंकि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे एक और वर्ड आया है अडॉन, ये भी एसएससी का बहुत बहुत फेमस वर्ड है, बड़ा बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। तो हम अडॉन को भी एक बार समझते हैं। ठीक है, अडॉन से हम शुरू करेंगे। अडॉन का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, किसी चीज को सजाना। अडॉन का मतलब होता है बेसिकली सजाना। अडॉन का मतलब होता है बेसिकली सजाना।
इसके लिए एक और बड़ा फेमस वर्ड है जो एसएससी बहुत बार पूछती है, जो कि है इम्बेलिश। क्या है? इम्बेलिश। इन दोनों का मतलब होता है सजाना। आंखें बंद करेंगे आप, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अडॉन का मतलब भी होता है सजाना, इम्बेलिश का मतलब भी होता है सजाना। ये दोनों टर्म सजाने के सेंस में यूज किए जाते हैं और एसएससी के बड़े फेवरेट है। अडॉन, इम्बेलिश, अडॉन, इम्बेलिश। ठीक है, अडॉन का मतलब भी सजाना और इम्बेलिश का मतलब भी सजाना। आइए एक निमोनिक बना के इसको याद करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है अडोर, अडोरेबल, अडोर, अडोर मतलब होता है प्रशंसा करना। किसी चीज का प्रशंसा कब करोगे? जब वो बहुत सजी हुई होगी, बहुत सुंदर दिख रही होगी। तो अडॉन वर्ड मतलब होता है सजाना। जब चीजें अडॉर्न्ड होती हैं तो आप उसे अडोर करते हैं, याद रहेगा। आगे इम्बेलिश, तो बेल याद रखना, बेल मतलब घंटी। इमेजिन करो कोई क्रिसमस ट्री जिसे बेल की मदद से सजाया जा रहा है, तो सजा सजा कर उसे इम्बेलिश किया जा रहा है ना। घंटी लगा लगा कर, बेल लगा के उसे इम्बेलिश कर रहे हैं, बेल लगा के इम्बेलिश कर रहे हैं। तो इम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज को सजाना। ये वर्ड याद हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है, हमने बॉटम से स्टार्ट किया, इनफर्म है अगला वर्ड। इनफर्म मतलब मैंने बताया तभी, कमजोर। ठीक है, इसके लिए दो बड़े फेमस वर्ड है एसएससी के, फीबल एंड फ्रेल। फीबल एंड फ्रेल, कहते हैं बड़ा फीबल कैरेक्टर का इंसान है, थोड़ी सी परेशानी में पड़ता है और वो टूट जाता है, हार मान लेता है। फीबल मतलब होता है कमजोर। फ्रेल किसी के बॉडी स्ट्रक्चर के लिए भी यूज करते हैं कि बड़ी फ्रेल पर्सनैलिटी है, बहुत कमजोर दिखता है वो, तो फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, फीबल मतलब होता है कमजोर। उल्टा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट। बहुत बार एसएससी पूछती है, आपने सुना होगा बहुत रोबस्ट टेक्नोलॉजी है ना। जैसे कई लोग कहते हैं ना, यहाँ साइबर क्राइम नहीं हो सकता, बहुत रोबस्ट टेक्नोलॉजी है। बैंक में चोरी नहीं हो सकती, बहुत रोबस्ट सिक्योरिटी है। रोबस्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बड़ी स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिक्ट को रोबस्ट कहा जाता है, कठोर, कठिन। ठीक है, उसे रोबस्ट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। एंटीक वर्ड है, एंटीक का मतलब क्या होता है? प्राचीन चीजें। एंशियंट बोल सकते हैं उसे। विंटेज, आपने बहुत बहुत शराब के सेंस में सुना होगा, विंटेज शराब है। गाड़ियों के सेंस में विंटेज गाड़ी है, मतलब बहुत पुरानी है। इसी के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है इन्हीं लाइंस में, सिनोनिम तो नहीं है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, कोई ऐसी चीज जो बहुत पुरानी हो, उसे एंशियंट, विंटेज, प्रिमिटिव, एंटीक कह सकते हैं। एंटोनिम क्या होगा? रीसेंट, मॉडर्न, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, समान काल में। जैसे हम और आप कंटेम्पररी है, क्योंकि हम लोग ये समय देख रहे हैं ना 2025 वाला, इसका मतलब हम सारे कंटेम्पररी हैं, एक वक्त पे जीने वाले लोग हैं, समकालीन है। ठीक है, कुछ बड़े अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक बार फिर से आप आंखें बंद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एंटीक सिनोनिम होता है एंशियंट, विंटेज, प्रिमिटिव, उल्टा होता है कंटेम्पररी। एंशियंट, विंटेज, प्रिमिटिव, एंटीक मतलब होता है पुराना, कंटेम्पररी मतलब समकालीन। इनफर्म, इनफर्म का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत कमजोर है, उसको इनफर्म कहा जाता है। उसका सिनोनिम होता है फीबल एंड फ्रेल, इसका मतलब भी होता है कमजोर। उल्टा होता है रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। अडॉन का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, उसी के लिए इम्बेलिश टर्म यूज किया जाता है, दोनों का मतलब होता है सजाना। क्या याद रहेगा ये वर्ड? आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से, क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। लिखा है कि एज दे वॉकड थ्रू द डैश दे हर्ड द डिस्टेंट डैश ऑफ अ वुल्फ। जैसे ही वो डैश की तरफ बढ़े, उन्होंने बहुत दूर पे, उन्होंने थोड़े दूर पर एक वुल्फ की डैश को सुना। ठीक है, ध्यान देंगे। यहां पे ऑप्शंस में लिखा है वेल, 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 होमोनिम्स है। ठीक है, तो तीन वर्ड्स यहां पे यूज किए गए, एक है VEIL वेल, एक है VALE वेल, और एक है WAIL वेल। ठीक है, देखो VEIL वेल का मतलब होता है घूंघट। क्या होता है? घूंघट। हमने देखा है ना, औरतें घूंघट डालती हैं, तो उसे वेल कहा जाता है। एक होता है VALE वेल, जिसका मतलब होता है घाटी। घाटी समझते हो ना? कभी अगर आप क्रॉस करोगे किसी पहाड़ी एरिया से, तो आपको बहुत नीचे नीचे घाटियां दिखेंगी, उसे वेल कहा जाता है। एक होता है WAIL वेल, वेल का मतलब होता है रोना, दर्द में कराहना, दर्द में रोना, उसे वेल कहा जाता है। ठीक है, अब ये बातें याद तो नहीं रहेंगी, इसलिए मैंने इसको अलग करके लिख दिया है। VEIL वेल का मतलब होता है घूंघट या पर्दा, VALE वेल का मतलब होता है घाटी, और WAIL वेल का मतलब होता है रोना या चित्कार। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसका नोट्स बना लेंगे। कैसे? PDF को डाउनलोड करके। PDF कैसे डाउनलोड करोगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगा। कब मिलेगा? रात के 10 बजे। 8 बजे वीडियो जाएगा, 10 बजे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं बहुत ज्यादा आपके फोन में टेलीग्राम अपने चैनल का ना डालूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि PDF आप जमा करते रह जाओगे, बस पलटोगे तो हो नहीं कभी। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वही बताता हूं कि आपको PDF मिलेगा, और मैं वही PDF पोस्ट करता हूं। इसमें चूंकि वोकैब इंक्लूडेड है, तो ये वाला PDF जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे वोकैब्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 10 बजे आपको इसका PDF मिल जाएगा। PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, और वहां से अपना नोट्स बना लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वापस आएंगे। तो वेल का मतलब क्या होता है? घूंघट। VALE वेल का मतलब क्या होता है? घाटी। और WIL वेल का मतलब होता है रोना।
अब क्या लिखा हुआ है कि एज दे वॉक्ड थ्रू द वे। अब सोचो, यहां लिखा है कि जब वो गुजर रहे थे, गुजरने की बात है, तो कहां से गुजरेंगे? क्या हम घूंघट से गुजरेंगे? नहीं। इसका मतलब VEIL पहले वाला ऑप्शन में नहीं भरा सकता, दो ऑप्शन कट गए। अच्छा आगे बढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ था WAIL वेल हम भरते हैं कि जब हम रोने से गुजर रहे थे, क्योंकि WAIL वेल का मतलब होता है रोना, और यहां वॉक लिखा हुआ है, तो जब हम रोने से गुजर रहे थे, कोई सेंस है? इसका मतलब ये वाला भी आंसर नहीं है। फिर आंसर एक ही बचता है, कौन सा? VALE वाला। तो सेंटेंस क्या था कि जब हम घाटी से गुजर रहे थे, एज दे वॉक थ्रू द वेल, जब वो लोग, माफ कीजिएगा हम नहीं, जब वो लोग घाटी से गुजर रहे थे, दे हर्ड द डिस्टेंट डैश ऑफ अ वुल्फ, उन्होंने एक वुल्फ की रोने की आवाज सुनी, दर्द की आवाज सुनी। तो पहले होगा VALE वेल और बाद में होगा WAIL वेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। लिखा है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। एक ऐसा ऑफिस जहां की सैलरी बहुत हाई है लेकिन वहां पे कोई काम नहीं है, वैसे ऑफिस को क्या कहा जाता है? उसे साइनेक्योर कहते हैं, उसे साइनोस्योर कहते हैं, उसे रिक्लूज कहते हैं, उसे यूजरल कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, बहुत बार एग्जाम में है, तो आपको चारों का मतलब पता होना चाहिए। हमारा जो सवाल है पहले उस पर आएंगे कि एक ऐसा ऑफिस जहां पे करने को काम ना हो लेकिन सैलरी बहुत हाई हो, उसे साइनेक्योर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनेक्योर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जैसे मैंने बोला कि चारों वर्ड्स जानने लायक थे, तो मैंने इसको अलग से स्लाइड बना के आपके लिए लिख दिया है, एक एक करके सारे वर्ड्स को समझते हैं। साइनेक्योर का मतलब होता है एक ऐसा ऑफिस जहां पे करने को काम ना हो पर सैलरी बहुत ज्यादा हो। क्या होगा उसका सिनोनिम? इजी जॉब, नॉमिनल पोजीशन, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ साइनेक्योर वर्ड याद रखना। साइनेक्योर का मतलब होता है एक ऐसा ऑफिस जहां पे काम बहुत कम हो और सैलरी बहुत ज्यादा हो। ड्रीम ऑफिस है हम सबका। अगला साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। साइनोस्योर का मतलब होता है किसी भी जगह का जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, उसे साइनोस्योर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोग एक शादी में गए जहां पर शाहरुख खान परफॉर्म करने के लिए आया हुआ था। अब दूल्हा दुल्हन वहां के साइनोस्योर नहीं है, साइनोस्योर कौन है? शाहरुख खान। मतलब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कौन है? शाहरुख खान है। तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को साइनोस्योर कहा जाता है। फोकस, अट्रैक्शन, स्टार, इसका सिनोनिम होगा, उल्टा क्या होगा? नोबडी, ऑब्सक्योरिटी। हमने पढ़ा था ऑब्सक्योर, जो दिखे ना, जो जो नोटिसेबल ना हो, उसे ऑब्सक्योर कहा जाता है। तो ऑब्सक्योरिटी मतलब जो चीज नोटिस ना हो। इसका मतलब क्या होगा? जो इजीली, जो बहुत ज्यादा नोटिस किया जाए। डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है पर ऑन द सेम लाइन से। रिक्लूज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता है, जो डिटैच रहना पसंद करता है, जो बहुत कम बोलता है। ये सारे जो फीचर्स हैं ये एक रिक्लूज व्यक्ति के होते हैं। हर्मिट, लोनर, सॉलिटरी। सॉलिटरी डी पर आपने पढ़ा होगा। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। उल्टा क्या होगा? सोशलाइट, एक्सट्रोवर्ट, जो दुनिया के बीच में रहना पसंद करता हो। यूजरल, यूजरल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देता हो। पुरानी पिक्चर्स याद है? गांव का एक लाला होता था जिसके पास माँ के कंगन होते थे, तो वो जो लाला था ना उसको यूजरल कहते थे। ठीक है, मतलब जो गांव वालों को बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है उसे यूजरल कहा जाता है। राइट, इसको कंफ्यूज मत करिएगा यूजरपर से। यूजरपर डिफरेंट टर्म। यूजरपर का मतलब होता है जो बिना किसी अथॉरिटी के किसी दूसरे के प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, उसको यूजरपर कहा जाता है। ठीक है, जैसे लाला लोग क्या करते थे कि पहले बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन दिया और जब वो नहीं चुका पाया तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। तो पहले ये यूजरर होते थे जो लोन देता था, जब वो लोन नहीं चुका पाया तो यूजर पर बन जाते थे जो चीजों को हथिया ले। तो यूजरर का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि हाई इंटरेस्ट पे लोन दे। यूजरपर का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी की प्रॉपर्टी हड़प ले। दोनों दो डिफरेंट टर्म्स है। आ जाओ, सिनोनिम में तो दम नहीं है। मनी लैंडर्स, लोन शार्क। एंटोनिम क्या होगा? फिलैंथ्रोपिस्ट या बेनिफैक्टर। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट या बेनिफैक्टर कहते हैं। राइट, आगे बढ़ेंगे। अगला फिर से ईडियम है। लिखा है कि आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो। मुझे स्ट्रिंग्स खींचने पड़े एक अच्छा शो के लिए। स्ट्रिंग्स खींचने का मतलब क्या होता है? पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है, ये कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है कठपुतली का। जैसे कोई कठपुतली का डांस होता है तो उसका जो धागा होता है वो किसी और के हाथ में होता है, वो जैसे जैसे धागा हिलाएगा उस तरीके से वो कठपुतली नाचेगा। राइट, तो वहीं से पुल स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग मतलब धागा होता है, पुल मतलब होता है खींचना। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है धागे खींचना, जिसका मतलब है अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना। अगर मान लो कि मेरी पहचान बड़े बड़े लोगों से है और मुझे अपने भाई का ट्रांसफर करवाना है, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भैया करवा दो। मैंने बोला कि आई हैव टू पुल सम स्ट्रिंग्स। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा धागा खींचना पड़ेगा, बीच में थोड़ा सा कठपुतलियों को नचाना पड़ेगा। ऐसे लोग जो मेरे इन्फ्लुएंस में है, जो मेरे अंडर है, मुझे उनको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। इसको पुल स्ट्रिंग्स कहा जाता है। आई सिनोनिम, प्ले म्यूजिक ना, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस हमारा आंसर है। मैंने क्या बोला अभी? इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर। आगे बढ़ेंगे। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज। लिखा है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कहानियां सुनाने का बड़ा अच्छा स्किल हो जिसके अंदर, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे रकंटो कहा जाता है?
क्या वेंट्रल कहा जाता है, क्या फेनेटिक कहा जाता है, क्या टायरो कहा जाता है? अगेन चारों बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आंसर क्या है हमारा? आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेकांटो कहा जाता है उन्हें। आई सो रेकांटो कौन होता है? कौन होता है रेकांटो? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा स्किल्ड है कहानियां सुनाने में और बड़ी मजेदार कहानियां सुनाता है। ठीक है, जैसे अगर आपने कपिल शर्मा का शो देखा है तो उसमें कई सारे सेलिब्रिटीज आते हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी होती है, कि वो जब कहानी सुनाते हैं ना तो सब लोग ऐसे बैठ के सुनते हैं, क्योंकि बड़ी फनी स्टोरीज, खुद कपिल शर्मा की स्टोरीज बड़ी फनी होती है। इसका मतलब ये रेकांटो है। रेकांटो का मतलब है कि दे आर एक्सपर्ट्स इन स्टोरी टेलिंग। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें कहानी सुनाने का लाजवाब टैलेंट हो, उसे रेकांटो कहा जाता है। सिनोनिम क्या होगा? स्टोरी टेलर हो सकता है, नैरेटर, एनेक्डोटलिस्ट, आपको याद होगा एनेक्डोट टर्म आपने पढ़ा होगा। एनेक्डोट मतलब ऐसी कहानियां कि जो बीते हुए जिंदगी में हुई है। हम लोग कहते हैं ना, अरे पता है जब 10 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, तो ये एक एनेक्डोट है, मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो उसका एक्सपर्ट हो उसको एनेक्डोटलिस्ट कहा जाता है। स्टोरी टेलर तो आपको पता ही है। एक आज नया टर्म हम सीख रहे हैं, रेकांटो। ठीक है, उल्टा क्या होगा? लिसनर या ऑडियंस, याद करने की जरूरत नहीं है। वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि पेट, एक ऐसी चीज जो व्यक्ति नहीं, एक ऐसी चीज जो पेट से रिलेटेड है, उसको वेंट्रल कहा जाता है। और जब कोई चीज पीठ से रिलेटेड हो तो उसको डॉर्सल कहा जाता है। ठीक है, तो वेंट्रल मतलब है रिलेटिंग टू फ्रंट और बेली साइड, किसी चीज के पेट से रिलेटेड। ठीक है, एब्डोमिनल या फ्रंट। उल्टा क्या होगा? डॉर्सल, पीठ से रिलेटेड। अगला वर्ड है फेनेटिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी व्यक्ति। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत एंथुजियास्टिक है या जब बहुत ऑब्सेस्ड है एक चीज को लेके। अक्सर हम देखते हैं कि धर्म के लिए पागल लोग हैं, जात के लिए पागल लोग हैं, आजकल तो भाषा के लिए पागल लोग हैं। तो ये फेनेटिक्स है। फेनेटिक्स का मतलब ये कट्टरपंथी है, ये जुनूनी है, ये एक आइडिया को लेकर पागल हो चुके हैं, इन्हें फेनेटिक कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को जिलेट कहा जाता है, इन्हीं को एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, इन्हीं को बिगट कहा जाता है। ये तीनों वर्ड्स एसएससी बहुत बार पूछ चुके हैं और बहुत आगे बहुत बार पूछेगी। तो फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, कट्टरवादी। जिलेट का मतलब होता है कट्टरपंथी, कट्टरवादी। बिगट का मतलब होता है कट्टरपंथी, कट्टरवादी। जिलेट का देखो एग्जैक्टली अगर आप लिटल मीनिंग देखोगे तो जिलेट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसका किसी भी आइडिया को लेके बड़ा स्ट्रांग बिलीफ हो और वो चाहता है कि बाकी भी उसी आइडिया को माने। मैं जिस भगवान को मानता हूं तुम भी उसी भगवान को मानो, मतलब मैं एकदम अति कर दूंगा उस भगवान को मनाने के लिए। तो यही जिलेट है। ठीक है, सो फेनेटिक हो गया, जिलेट हो गया, बिगट हो गया। मतलब होता है किसी भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जो कट्टरपंथी हो, किसी आइडिया को लेके बिल्कुल जुनूनी हो चुका हो। राइट, अगला वर्ड है टायरो। टायरो का मतलब होता है किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिगिनर है, किसी भी चीज में नौसिखुआ है, उसे टायरो कहते हैं। उसी को नोवाइस कहा जाता है। कुछ और टर्म्स लिख रहा हूं, उसी को नियोफाइट कहा जाता है ना, उसी को बिगिनर कहते हैं, उसी को टायरो कहा जाता है, उसी को नोवाइस कहा जाता है। राइट, उसके अलावा कुछ इडियम्स आपने पढ़े होंगे। ग्रीन हॉर्न, इसी से रिलेटेड इडियम है। वेट बिहाइंड ईयर्स, इसी से रिलेटेड इडियम। इन सब का मतलब होता है जो किसी भी चीज में नौसिखुआ हो। एक और टर्म है अमेचर, बहुत बार आता है, तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आ जा रहा है हमारा जी सेंटेंस अरेंजमेंट। देख लेते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। जिन बच्चों ने मेरे से पहले नहीं पढ़ा है, मैं कोई भी कॉम्प्रिहेंशन को 2 बार पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। हमेशा उनको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 बार पढ़ो। एक बार जब पढ़ो तो टोन समझो, मीनिंग समझो, समरी समझो, कंटेक्स्ट समझो, दूसरी बार अरेंज करने के लिए जाओ। तो आइए एक बार पहले पढ़ते हैं। जिन बच्चों ने मौका नहीं दिया, अगेन वो एक बार यहां से पॉज करके पहले पढ़ लेंगे। क्या लिखा है कि द फर्स्ट स्टेप इन सेविंग मनी इज टू क्रिएट अ बजट। लिखा है जो पहला स्टेप है मनी सेव करने का वो ये है कि बजट बनाया जाए। बी में है वंस यू नो हाउ मच यू कैन सेव मेक श्योर टू सेट असाइड अ पोर्शन फॉर इमरजेंसीज। लिखा हुआ है कि एक बार जब आपको ये पता चल जाता है कि आप कितना बचा सकते हैं तो आप ये निश्चित करें कि आप उसका थोड़ा हिस्सा रखें इमरजेंसी के लिए। स्टार्ट बाय ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस एंड डिटरमाइनिंग वेयर यू कैन कट बैक। लिखा है कि अपने जो एक्सपेंसेस है, जो अभी आपका खर्च है, उस सारे खर्च को ट्रैक करना स्टार्ट करिए और डिटरमाइन करिए कि आप कहां पे पैसा बचा सकते हैं, आप कहां पे कटौती कर सकते हैं। डी में लिखा है सेविंग मनी फॉर फ्यूचर इज अ स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन। लिखा है फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन होता है। बहुत ही आसान पैसेज है, पढ़ते पढ़ते में अरेंज हो गया, आपसे भी अरेंज हो गया होगा। आइए देखते हैं कहां से शुरू कर सकते हैं हम लोग। देखो यहां लिखा था द फर्स्ट स्टेप इन सेविंग मनी। जो पहला स्टेप है, किस चीज का पहला स्टेप? मनी सेव करने का। क्या कहीं और पैसे सेव करने की बात की गई थी? हाँ जी, यहां पे बात की गई थी सेविंग मनी के बारे में। इसका मतलब हम यहां से लिंक कर सकते हैं बी और ए को, सॉरी डी और ए को।
अगर हम बी को देखें तो यहां लिखा था कि एक बार अगर आपको ये पता चल जाए कि आप कितना खर्च करते हो, आपको कुछ पैसा कितना बचा सकते हो, आपको कुछ पैसा इमरजेंसीज के लिए रखना चाहिए। लेकिन ये स्टेप तो किसी भी हिसाब से ए के बाद ही आना चाहिए ना, क्योंकि ए में बोला गया पहला स्टेप ये है कि बजट बनाएं। जब आप बजट बनाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितना खर्च करते हो और कितना बचाते हो। इसका मतलब ये बी का इवेंट ए के इवेंट के बाद है कि नहीं। अगला, स्टार्ट बाय ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस, अपने खर्च को ट्रैक करना स्टार्ट करिए और ये देखिए कि कहां पे आप पैसा सेव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सी और बी में रिलेशन है। पहले हम ये ट्रैक करेंगे कि हम कहां पैसा सेव कर सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कितना सेव किया, क्योंकि बी में लिखा हुआ था देखो कितना सेव किया। एक बार निश्चित हो जाए कितना सेव किया, सी में सेव करने की बात है, बी में बोला गया कि कितना सेव किया, इसका मतलब सी के बाद बी होगा। अच्छा, यहां पे बोला गया था सेव मनी, पैसा बचाना एक स्मार्ट डिसीजन है, और यहां बोला गया था पहला स्टेप क्या लेना, पहला स्टेप यह है कि बजट बनाइए। इसका मतलब डी के बाद ए है, तो कॉम्बिनेशन क्या बना, डी ए सी बी। आ जाइए, ए बी सी डी, डी ए सी बी, ए सी डी बी, बी डी। अच्छा, सिर्फ इनिशियल भी पता चल जाता तो आंसर आ जाता। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, डी ए सी बी। पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं थी, हम केवल इनिशियल एलिमेंट पे पकड़ लेते तो बन जाता, पर आसान था तो चारों अरेंज हो गए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लिखा है भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। देखो ये वाला जो सवाल है ना, ये बड़ा बहुत अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे, अगेन विथ नो ऑफेंस टू एनीवन, जो रट के पढ़ते हैं, उन्होंने रट लिया है कि अगर वर्ब आएगा तो चेंज होगा, तो उनको दिखा एक वर्ब यहां पे और एक वर्ब यहां पे, तो वो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे इज एम आर वी3 में, इसको भी चेंज करेंगे इज एम आर वी3 में। मतलब वो ये समझेंगे कि यहां पे दो बार पैसिव होगा। कोई है ऐसा ऑप्शन? यहां देखो, आर हेल्प, आर हेल्प। वो बच्चे सी को आंसर करेंगे, जो कि सरासर गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जिन्होंने श्योरिटी से नहीं, पर देखने में ठीक लग रहा होगा तो करेक्ट आंसर को मार्क कर लिया होगा, पर उन्हें रूल नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता ऐसा हुआ कैसे। अब मैं समझाता हूं ऐसा हुआ कैसे, क्यों ये वाला हेल्प नहीं बदलेगा, आपको जानना चाहिए। गॉड क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प्स क्या है, वर्ब है, दोज क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम अगर सेंटेंस को यहां पे भी खत्म कर देते तो कुछ होता, कुछ बिगड़ जाता, गॉड हेल्प्स दोज, सेंटेंस इनकम्प्लीट होता। क्योंकि भगवान किसकी मदद करे, गॉड हेल्प्स दोज, दोज माने किन की बात कर रहे हैं। ऐसे केस में यहां पे आपकी मदद के लिए आता है ये रिलेटिव क्लॉज। क्या क्लॉज? रिलेटिव क्लॉज। अच्छा, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है पहले भी बताया है, ऐसा कोई भी क्लॉज जो कि हु, विच, दैट जैसे रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो, और इसका काम ये हो कि ये एडजेक्टिव का काम करे एक नाउन या एक प्रोनाउन के लिए। यहां क्या लिखा हुआ था कि भगवान उनकी मदद करते हैं, किन की मदद करते हैं, उनकी जो खुद की मदद करते हैं। इसका मतलब लिखने की जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको क्लीन किए दे रहा हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इस सेंटेंस में ये जो हु हेल्प देमसेल्व्स है, ये वाला एक रिलेटिव क्लॉज है, जो कि किसके लिए आया है, दोज के लिए आया है। दोज के लिए आया है कि भगवान मदद करते हैं, किन की मदद करते हैं, उनकी। उनकी कौन? जो खुद की मदद करते हैं। इसका मतलब यह है कि इसका काम यह है हु हेल्प देमसेल्व्स का, कि ये अपने पढ़ने वाले लोगों को बताए कि ये दोज कौन था। क्या इसका सेंटेंस में और कोई कंट्रीब्यूशन है? नहीं। क्या ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या हम इसे मेन वर्ब मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे मेन वर्ब नहीं मान सकते तो क्या इसका पैसिव बनाएंगे? जीवन में नहीं। दूसरा, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जैसी महान किताबें ये कहती हैं कि जहां पे भी आपने रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल किया है, आप जब इसको पैसिव करते हो तो रिलेटिव क्लॉज अपना नाउन या प्रोनाउन नहीं छोड़ेगा। जिसका मतलब है ये अगर दोज के लिए आ रहा है तो ये दोज के लिए ही आता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोज को उठा के आगे कर दें क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और हु को यहीं छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। जिस मोमेंट आप दोज को उठा के आगे लेके जाओगे, ये उसके साथ साथ जाएगा क्योंकि उसी के लिए तो आया है। अब तो इसके साथ ये भी ट्रेवल करेगा, है ना, फ्री टिकट। इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये दोज हु हेल्प देमसेल्व्स पूरा पूरा उठ के आगे आना चाहिए। तो आंसर नंबर सी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं है। मैंने बता दिया क्यों आंसर नहीं। अब आते हैं चेंज करने पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? हेल्प्स। बार बार आपको समझाया पैसिव किसको कहते हैं? बी प्लस वी3 को। बी मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, बी, बिन, बीइंग। इसमें से कोई भी एक वर्ब होगा टेंस के हिसाब से और उसके बाद वी3। तो यहां हेल्प्स वर्ब का पांचवा फॉर्म था, प्रेजेंट टेंस था, तो क्या होना चाहिए? या तो इज, या तो एम, या तो आर प्लस हेल्प, यही होना चाहिए आंसर। ऑप्शन पे आइए। दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हेल्प, यहाँ तो हेल्प यहाँ पे भी है, हेल्प यहाँ पे, पैसिव किया ही कहा, नहीं हो सकता। दोज हु हेल्प गॉड हेल्प देमसेल्व्स, हेल्प यहाँ भी है, हेल्प यहाँ भी है, गलत है।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपको। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। लिखा है चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, हमसे उसका नरेशन चेंज करने को कहा गया है। लिखा ही आस्क्ड व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव। उसने पूछा कि किस वक्त पे ट्रेन खुलती है। लिखा ही आस्क्ड व्हाट टाइम डज द। हम लोग जब भी नरेशन को चेंज करते हैं हमेशा दो तीन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर पास्ट है तो आगे सेंटेंस चेंज होगा, अनलेस वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आगे चेंज होगा टेंस में। इसे हटा के, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के सेंटेंस के टाइप के हिसाब से कोई ना कोई कंजंक्शन लगाया जाता है। जैसे ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो हम क्या लगाएंगे? या तो हम इफ लगाएंगे, या तो हम वेदर लगाएंगे, या तो हम WH का वर्ड लगाएंगे। इसके बाद आगे प्रोनाउन के चेंजेस होंगे और जो टेंस का चेंज होगा वो होगा। यहां पे कौन सा टेंस में लिखा था? लिखा था डज। डज क्या होता है? वर्ब का 5वां फॉर्म। मतलब ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। जब हम इसका नरेशन चेंज करेंगे तो कौन सा टेंस में जाना चाहिए? पास्ट टेंस में जाना चाहिए। तो डज का चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? डिड बनेगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। लीव्स प्रेजेंट टेंस है, लेफ्ट पास्ट टेंस है, लीव प्रेजेंट टेंस है, यहां डज लिखा हुआ था, विल लीव। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। डिड लीव को हम लेफ्ट भी लिख सकते हैं, वही लिखा है ऊपर। क्लियर है क्या? आगे बढ़ेंगे। आ गया भाई साहब क्लोज टेस्ट। फिर से आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, मैं जरा पानी पी लूँ। फॉन्ट थोड़े छोटे हैं क्योंकि एक पेज में आ नहीं रहा था, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलिए फिर से इसे हम 2 बार पढ़ेंगे। पहली बार जब हम पढ़ेंगे तो हमारा पूरा पर्पस ये होगा कि हम ये समझें कि लिखा क्या है, सेंस क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, मीनिंग क्या है, समरी क्या है, टोन क्या है। दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या फिलअप होगा। लिखा है कि मोस्ट पीपल फाइंड देयर लाइफ्स पर्पसलेस, वेस्टेड एंड वर्थलेस। ज्यादा करके जो लोग हैं वो अपने जीवन को पर्पसलेस मानते हैं। उनका ये मानना होता है जीवन में कोई पर्पस नहीं है मेरा, वेस्टेड बर्बाद जिंदगी है, बिल्कुल वर्थलेस है, कोई कीमत नहीं है इसकी। दैट इज वाई एन ऑर्डिनरी इलनेस और स्लाइटली डैश सिचुएशन द इंडिविजुअल प्रेज फॉर एन एंड ऑफ हिज लाइफ। यही रीजन है कि छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं या अगर छोटा सा डैश सिचुएशन आ जाए तो इंडिविजुअल ये कहता है कि इससे अच्छा तो मर ही जाते। In the opinion of one psychologist, every person thinks of committing suicide more than once in his life. लिखा एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से हर एक व्यक्ति को आत्महत्या करने का जो मन है वो एक से ज्यादा बार करता है अपने जीवन में। It is a different thing that he dash not develop enough courage to end his life. ये अलग बात है कि वो इतना करेज डेवलप नहीं कर पाता कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर ले। Even then, some impulsive individuals commit suicide because of dash reasons like failing in examination, losing a job, quarrels in family or defeat in a court of law. लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे impulsive individuals हैं, इसके बाद भी कुछ ऐसे impulsive individuals हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं डैश रीजंस की वजह से, जैसे एग्जाम में फेल हो जाना, नौकरी चली जानी, घर में झगड़ा हो जाना या कोर्ट में केस हार जाना। The number of people committing suicide because of such reasons is on the increase. इन reasons की वजह से जो बच्चे जो suicide कर रहे हैं वो बहुत increase हो रहा है, बहुत नंबर इसका ऊपर जा रहा है। Some people say that a man gets dash a disappointing atmosphere everywhere around him that he does not find any solution except this. लिखा है कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि एक डिसअपॉइंटिंग एटमॉस्फेयर हर जगह पर है और इस हद तक है कि उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता सिवाय सुसाइड करने के। According to some psychiatrists, people with dash tendencies who are unable to express them destroy themselves by these tendencies. लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे साइकेट्रिस्ट जिनका ये मानना है कि डैश टेंडेंसीज जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते कुछ लोग तो वो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं इन टेंडेंसीज के थ्रू। Some persons find themselves so much lonely and helpless that they find no benefit in living and they think why not to commit suicide. कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इतना अकेला और इतना बेचारा मतलब पाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि क्यों जिए, क्या होगा जीकर, इससे अच्छा तो सुसाइड कर लिया जाए। ठीक है, ऐसा ही कुछ टोन का पैसेज मुझे नहीं याद आ रहा मैंने कब कराया, पर मैंने कराया है। पैसेज पढ़कर मुझे लग रहा है मैंने पहले कराया है। कब कराया है याद आ रहा होगा कमेंट में बता देना, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कराया है। ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं था पर ऐसा ही था।
चलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल टोन क्या है, तो ओवरऑल टोन नेगेटिव है। आपने समरी क्या समझा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो सुसाइड होता है उसके मेजर रीजंस क्या है, कैसे लोग आजकल सुसाइड का जो नंबर है वो अपराइज है, ठीक है, और क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, बेसिकली इसके बारे में बात की जा रही है। अब हम एक एक करके हर एक ब्लैंक को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। लिखा है कि ज्यादातर लोगों को जिंदगी पर्पसलेस, वेस्टेड और वर्थलेस लगती है। इसी वजह से जो ऑर्डिनरी इलनेस है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज बाय विथ एन ऑर्डिनरी इलनेस, एक छोटी सी बीमारी और कुछ स्लाइटली डैश डैश सिचुएशन हो जाने की वजह से इंडिविजुअल्स ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो मर ही जाते। तो क्या कह रहे हैं कि छोटी छोटी बीमारियां हो जाने के बाद या डैश सिचुएशन में पड़ जाने के बाद लोग ये कहते हैं इससे अच्छा तो मर ही जाते। दो बातें बता रहा हूं। पहला ये, यहां और से जब चीजें जुड़ी होती हैं तो इसका मतलब होता है दोनों बराबर होंगी, है ना, मोर ऑफ देन नॉट दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब यह है कि छोटी मोटी बीमारी या छोटा मोटा कोई सिचुएशन, राइट। दूसरा, यहां बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल ये प्रे करता है कि मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाए। इसका मतलब जरूर यहां पे कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगा, कोई पॉजिटिव सिचुएशन में चाहता है कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं सुसाइड करूं, मतलब ये थॉट्स भी नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जरूर कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए कि कोई डैश सिचुएशन होता है तो इंडिविजुअल ये प्रे करे कि उसकी जिंदगी चली जाए, ये प्रे करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम यहां किसी पॉजिटिव चीज से, सॉरी नेगेटिव चीज से डील कर रहे हैं, यहां पे कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। आई फेवरेबल सिचुएशन में इंसान चाहेगा कि जिंदगी खत्म हो जाए, नहीं, ये तो पॉजिटिव है। रीजनेबल, लॉजिकल, है ना, रीजनेबल का मतलब होता है लॉजिकल, अगेन ये पॉजिटिव, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। अनफेवरेबल ये हो सकता है। ड्यूरेबल, जो बहुत देर तक चले, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि अनफेवरेबल सिचुएशन अगर आ जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी यही खत्म हो जाए। एक साइकोलॉजिस्ट के ओपिनियन में एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार सुसाइड करने की कोशिश करता है। आगे लिखा है कि इट इज अ डिफरेंट थिंग, ये एक अलग चीज है, दैट ही डैश नॉट डेवलप करेज। अब सेकंड ब्लैंक में क्या होगा? हैड होगा, हैज होगा, डिड होगा, डज होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यहां पे इस्तेमाल किया गया है वर्ड डेवलप। आपको पता है कि अगर किसी सेंटेंस में हैज या हैव का इस्तेमाल हो तो उसके साथ वी3 लगता है, मतलब होना क्या चाहिए था? डेवलप्ड। यहां तो डेवलप लिखा है, इसका मतलब हैड तो नहीं हो सकता, हैज तो नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही काट दिया। अब या तो डिड है या तो डज है। आज क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको सिखाया था कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है। अभी समझ में आया? मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला था कि एक जगह पे रूल सीखो, दूसरी जगह पे अप्लाई होगा। देखो ना, अप्लाई हो रहा है। क्लोज टेस्ट में ग्रामर का रूल अप्लाई हो रहा है, जो मैंने एरर में पढ़ाया था। इसलिए थोड़ा सा मतलब जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो भरोसा रखो उन पे। हम पागल लोग नहीं है कि आधे घंटे की चीज को हम 1.5 घंटे में पढ़ा रहे हैं, कुछ सोच के ही पढ़ा रहे हैं ना हम भी। एनीवेज, तो लिखा है कि इट इज अ डिफरेंट थिंग दैट ही डैश नॉट डेवलप इनफ करेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही डिड नॉट या ही डज नॉट। देखो, अगर हमने यहाँ पे डिड भर दिया तो मतलब दो तरीके से मैं इसको गलत प्रूव कर सकता हूं। पहला, कि ये एक अलग बात है कि उसे करेज नहीं मिला सुसाइड करने का। मिला मतलब हम किसी एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं क्या कि जिसने सुसाइड करने की कोशिश की पर कर नहीं पाया? नहीं नहीं, ये तो एक जेनरिक सेंस है, सबके लिए बोल रहे हैं। जिस मोमेंट आप सबके लिए बोल रहे हो इसका मतलब ये एक जनरल ट्रूथ है, जिसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। दूसरा, यहां ही इट इज लिखा है प्रेजेंट टेंस में, यहां लिखा था इंडिविजुअल प्रेज प्रेजेंट टेंस में, इन द ओपिनियन साइकोलॉजी एवरी पर्सन थिंक्स प्रेजेंट टेंस में। तो पूरा का पूरा सेंटेंस का टोन तो प्रेजेंट ही जा रहा है, हम तो एक जनरल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो एक जनरल ट्रूथ है, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। इवन देन, उसके बावजूद, सम इंपल्सिव इंडिविजुअल्स, देखना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर समझ पाए तो। इंपल्सिव का मतलब होता है जो बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है, जो बहुत रैशफुली डिसीजन लेता है ना, ज्यादा पॉन्डर नहीं करता, ज्यादा सोचता नहीं। तो क्या लिखा हुआ है कि इसके बावजूद भी कुछ जो इंपल्सिव इंडिविजुअल है वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं डैश रीजंस की वजह से, जैसे एग्जाम में फेल करना, नौकरी चली जानी। तो कैसे रीजंस होंगे? अगर कोई एग्जाम में फेल होने की वजह से सुसाइड कर ले, विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, पर वो बहुत कमजोर इंसान है, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाया है कि एग्जाम से कई बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में आने वाली है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत छोटा रीजन है सुसाइड करने का। दूसरा, यहां साफ साफ बोला गया कि इंपल्सिव लोग हैं। इंपल्सिव लोगों का मतलब है कि कोई छोटा भी रीजन होगा तो वो सुसाइड कर लेंगे, है ना, उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग रीजन की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे हमें कोई नेगेटिव वर्ड भरना था और कोई छोटा जैसा सेंस में वर्ड भरना था। पूरे सेंटेंस का कंटेक्स्ट यही है। आई पेटी मतलब होता है ट्रिवियल, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी, बहुत ही मतलब क्या 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 कहते हैं उसे, मैं हिंदी वर्ड इसका भूल रहा हूँ, खैर याद आएगा तो बता दूंगा। तो पेटी का मतलब होता है बहुत छोटा, क्षणिक, है ना, ऐसा टाइप का।
बिग मतलब होता है बड़ा, ये कंटेक्स्ट में नहीं जाएगा सेंटेंस के। इंपल्सिव आदमी बड़े रीजन की वजह से, जैसे कि एग्जाम में फेल हो जाना, नौकरी चली जानी, अरे एक नौकरी छूटी है दूसरी मिल जाएगी, देखो सुसाइड करने का रीजन थोड़ी है। इसका मतलब यहाँ बिग तो नहीं आ रहा, हमें कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए था, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही कीमती है, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, हमें तो नेगेटिव वर्ड चाहिए। डिटेक्टेबल, जिसे ढूंढा जा सके, कंटेक्स्ट नहीं है सेंटेंस में, तो आंसर फिर एक ही बचता है, पेटी, कि वो लोग बहुत छोटे छोटे रीजन पे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत पेटी रीजन पे सुसाइड कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। सम पीपल से दैट अ मैन गेट्स डैश अ डिसअपॉइंटिंग एटमॉस्फेयर एवरीवेयर अराउंड हिम। लिखा हुआ है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डैश मतलब जिनका ये मानना है कि उन्हें हर जगह पे डैश एटमॉस्फेयर मिलता है, डिसअपॉइंटिंग एटमॉस्फेयर मिलता है उनके आसपास में, कि इतना डिसअपॉइंटिंग है कि उनको सॉल्यूशन कुछ मिलता ही नहीं इसके अलावा। क्या हो लिखा है कि सम पीपल से दैट अ मैन गेट्स सो एज के बीच में कुछ तो होगा, अभी हमने पढ़ा था। फिर से देखो ग्रामर की चीज यहाँ आ रही है, लिखने की जगह कम है, इसको क्लीन कर रहा हूं। अभी हमने पढ़ा था ना कि एज और एज के बीच में, सो और एज के बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, सो एज साथ साथ में थोड़ी आएगा, तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, यहाँ पे तो फिट नहीं बैठ रहा है। अगला एज, अच्छा अगर हम यहाँ पे एज फिलअप कर देते हैं तो आगे चल के देखना यहाँ दैट लिखा हुआ है, एज दैट होता है क्या? एज दैट तो नहीं होता, या तो सो दैट होता है तो सच दैट होता है, यहाँ सच लिखा है, सच दैट हो सकता है, सच एज दैट फिट नहीं आएगा, एक ही आंसर बच रहा है सच दैट। सच दैट का मतलब होता है इतना जितना, तो क्या लिखा है कि कुछ लोगों का यह मानना है कि उन्हें इतना डिसअपॉइंटिंग एटमॉस्फेयर मिलता है उनके आसपास में कि उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं बचता, तो ये इतना इस एक्सटेंट तक उसके लिए सच का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, अकॉर्डिंग टू सम साइकाइट्रिस्ट, कुछ साइकाइट्रिस्ट के हिसाब से, पीपल विथ डैश टेंडेंसीज, ऐसे लोग जिनकी डैश टेंडेंसीज होती हैं, मतलब उनका जो नेचर होता है वो डैश तरीके का होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो अपने आप को दुनिया के सामने ठीक से खुल के आ नहीं पाते, वो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं इन टेंडेंसीज के थ्रू। तो क्या यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड हो सकता है कि साइकाइट्रिस्ट के हिसाब से ऐसे लोग जो बड़े ईमानदार हैं, जब उनकी ईमानदारी दुनिया के सामने नहीं आती तो अपनी ईमानदारी से खुद को बर्बाद कर लेते हैं ना? यहाँ जरूर कोई नेगेटिव वर्ड होने वाला है ना? कोई नेगेटिव वर्ड आएगा कि यहाँ पे वो इतने खराब टेंडेंसीज में फंसे हैं कि वो अपने आप को जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो ये खराब टेंडेंसीज उनको ही बर्बाद कर देती है, इसमें यहाँ कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। आई ऑप्शन पे एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ती से भरा, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, आएगा क्या? नहीं। वोरेशियस मतलब होता है लालची, जिसे हम कहते हैं ग्रीडी। तो क्या है कि साइकेट्रिस्ट के हिसाब से कुछ लोगों के इतना लालच वाला प्रवृत्ति होता है कि वो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं सुसाइड करके। कभी सुना है किसी को लालच बहुत है तो सुसाइड कर लिया? नहीं, ये सुसाइडल टेंडेंसीज को ट्रिगर करने वाली क्वालिटी नहीं है, हालांकि है नेगेटिव क्वालिटी, पर इसका सेंटेंस से कंटेक्स्ट में कोई मीनिंग नहीं बन रहा। अगला एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, क्या कहते हैं उसको, फ्रेटर्निटी से भरा कोई भी माहौल, उसे एमिएबल कहा जाता है ना? तो ये तो नहीं होगा, पॉजिटिव वर्ड है। वायलेंट हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के हिसाब से कुछ लोगों की एग्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं और जब ये उसको पब्लिकली नहीं एक्सप्रेस कर पाते तो ये वायलेंस उनको ही ले लेता है, उनकी ही जान ले लेता है और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये आंसर तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, डी वाला वायलेंट। तो फर्स्ट का आंसर था अनफेवरेबल, सेकंड का था डज, थर्ड का था पेटी, फोर्थ का था सच और 5 का था वायलेंट। आई होप क्लोज टेस्ट भी क्लियर है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से तो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही मिला है तो कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। अब देखो पैसेज में ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिले, ऐसे वर्ड्स मिले, क्वेश्चंस नहीं, जो कि प्रीवियस ईयर के वोकैब में आए हुए थे, तो मैंने उनको अलग कर दिया। जैसे सबसे पहला वर्ड है पेटी। पेटी का मतलब क्या होता है? मैंने बोला था तुच्छ, यही वर्ड मैं ढूंढ रहा था, तुच्छ, कोई ऐसी चीज जो बहुत मामूली हो, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होगा? ट्रिवियल लिखा था मैंने उधर, इनसिग्निफिकेंट, कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं। अगला वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, फ्रेंडली, पीसफुल, कोडियल, हार्मोनियस, बहुत ज्यादा दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि बड़े कोडियल तरीके से उनको वेलकम किया गया, बहुत ही ज्यादा खुले दिल से उनका स्वागत किया गया, राइट। और एक वर्ड है हार्मोनियस, हार्मनी मतलब होता है भाईचारा, बिल्कुल अच्छे संबंध में, उसे एमिकेबल कहा जाता है। अगला वर्ड है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा लालची, मैंने बताया था ग्रीडी, तो ग्रीडी है। इनसैटिएबल है, इनसैटिएबल का मतलब होता है जो कभी संतुष्ट ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सैटिएबल मतलब होता है जिसे संतुष्ट किया जा सके, इनसैटिएबल जिसे जो कभी संतुष्ट ना हो। ग्लूटेनस, ग्लूटेन का मतलब होता है पेटू, तो वहीं से वर्ड बना है ग्लूटेनस, मतलब होता है जिसका कभी भूख ही ना मरे, बहुत ज्यादा लालची हो, उसको वोरेशियस कहा जाता है। उल्टा क्या होगा? सेटिस्फाइड, मॉडरेट, कंटेंट। अगला वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, है ना, सौम्य, फ्रेंडली, अफेबल, गुड नेचर्ड, अफेबल
नेबरहुड है मेरा, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे पड़ोस में, बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत मिलनसार माहौल है, उसको अफेबल या एमिएबल कहा जाता है। उल्टा क्या होगा, अनफ्रेंडली, रूड, होस्टाइल, ठीक है, जो डेंजरस हो, लड़ाई लड़ाई से भरा हो, उसे होस्टाइल कहा जाता है। आई होप जो 25 क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए मैं ठीक से उसको एनालाइज कर पाया और आपके जो प्रॉब्लम्स थे मैं उसको एड्रेस कर पाया। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि 25 में से आपने कितने करेक्ट किए। इसके साथ ही आप बताओगे कि वीडियो लगा कैसा। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो शेयर करना मत भूलना। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में कि आप कमेंट करके बताओ कि सेशन कैसा लगा और 25 में से कितने करेक्ट किए। फॉर दोज हु आर न्यू हियर, हर हफ्ते ऑलमोस्ट द पंडित्स के जो लाइव वॉक होते हैं उनको मैं एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे ज़रूर से ये फ्री टेस्ट देना, लाइव टेस्ट देना, और दूसरा उसका एनालिसिस इस चैनल पे आपको इंग्लिश का मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।